like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. ये कहानी है एक ऐसे वक्त की जब सिविल वॉर 2 खत्म हो चुका था और उस वॉर में आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क ने अपनी कॉन्शियसनेस खो दी थी, जिसके बाद वो बस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में मौजूद था। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मार्वल की एक और जर्नी पर। इस कहानी में हम यूनिवर्स के नए खतरों को देखेंगे। इसमें हम एल्डर्स, ह्यूमंस, म्यूटेंट्स और कई सारे ऐसे हीरोज को भी देखेंगे जो मार्वल यूनिवर्स में तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन हमारी यादों में नहीं। तो अपने दिमाग की हार्ड डिस्क में मार्वल हीरोज के फोल्डर्स में इन हीरोज की भी जगह बनाने के लिए रेडी हो जाइए और ईयरफोन्स लगा के बस मेरे साथ इस सफर के मजे लीजिए। टेक्सास में आज दिन काफी सुहाना है। वहीं पर एक कार शॉप में दो चोर एक अजनबी के साथ बैठ के ताश के पत्ते खेल रहे होते हैं। ये चोर बस महंगी कार चुरा के उनको बेचा करते हैं। तब एक चोर उस अजनबी शख्स से कहता है, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो ये विंटेज फरारी तुम्हारी हुई। पर तभी वहां पर उस कार शॉप का मालिक और इन चोरों का बॉस आ जाता है। बॉस कहता है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? चोर कहते हैं, हम हमारे क्लाइंट के साथ कार्ड्स खेल रहे हैं। तब बॉस उस अजनबी शख्स पे गन पॉइंट करके बोलता है, बेवकूफों, ये कोई क्लाइंट नहीं है, ये एक सुपर हीरो द लिविंग लाइटनिंग है। तब हम देखते हैं लिविंग लाइटनिंग को, जो कि वहां पर इन चोरों को पकड़ने के लिए मिशन पर आया होता है। तीनों चोर लिविंग लाइटनिंग पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन लिविंग लाइटनिंग के ऊपर वो सब गोलियां केवल वेस्ट कर देते हैं। लाइटनिंग कहता है, मुझे लगा था तुम लोग मुझे देख के मुझसे ऑटोग्राफ मांगोगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये सोचने के लिए तुमको जेल में बहुत टाइम दूंगा। तब लिविंग लाइटनिंग वहाँ पर FBI को बुला के उन चोरों को पुलिस के हवाले करते हुए बोलता है, मैं कभी अवेंजर्स का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन ये काफ़ी पुरानी बात है। मैं अब भले ही एक अवेंजर नहीं हूँ, पर मैं एक सुपर हीरो तो हूँ, इसलिए क्राइम को रोकना तो बनता ही है। लेकिन तभी लाइटनिंग की नज़र ऊपर आसमान में पड़ती है और वो कुछ देख के हैरान रह जाता है, क्योंकि एक रेड कलर की लाइट तेज़ी से न्यूयॉर्क सिटी की ओर जा रही थी। सैम विल्सन यानी कि फैल्कन भी उस लाइट को देखता है। वहीं न्यूयॉर्क सिटी में भी कुछ लोग उस लाइट को देखते हैं, जिसके कारण वो लोग उसकी फ़ोटो लेने लगते हैं। और उधर ही एक कार चलाता हुआ आदमी भी अपनी ड्राइविंग पे ध्यान ना देते हुए उस लाइट को देखने लगता है, जिस वजह से वो कार सीधा सिविलियन के ऊपर चढ़ने ही वाली होती है। पर तभी वहाँ पर फैल्कन उनको बचा लेता है और उस कार ड्राइवर से कहता है, मैं तुमको इसके लिए पूरा लेक्चर सुना सकता था, पर अभी मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। वहीं बीस्ट भी बोलता है, हमारे कम्युनिकेशन बाकी के कंट्री से टूट चुके हैं और अब सभी सैटेलाइट्स भी ऑफलाइन हो चुके हैं। इधर माइल्स के स्पाइडी सेंसर्स भी जोर से पिंग करने लगते हैं। वहीं टीवी पर न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि आइसलैंड में वोल्केनो में इरप्शन स्टार्ट हो चुकी है। डॉक्टर स्ट्रेंज भी अर्थक्वेक के झटके महसूस करते हैं और ऐसा कुछ जगहों पर ही नहीं बल्कि अर्थ के कई जगहों पर हो रहा था। दुनिया के हर कोने में इमरजेंसी की वार्निंग के मैसेजेस आ रहे होते हैं। विजन भी स्पेस में अल्फा फ्लाइट में कैरल डेनवर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है कि वो ऊपर से देख के बताए वहाँ पर सब कैसा है। इधर कैप्टन मार्वल स्पेस में अकेले उस जगह पर होती है जहाँ कभी अर्थ हुआ करती थी। कैरल ये देख के बिल्कुल हैरान थी, क्योंकि किसी ने उनकी पृथ्वी को चुरा लिया था और अर्थ अपनी जगह से गायब थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक पूरा प्लेनेट अपनी जगह से गायब कैसे हो सकता है? ये तो वक्त ही बताएगा। तचाला बीस्ट और विजन से लोकल सर्वर से कांटेक्ट करता है। विजन बताता है उसका अल्फा फ्लाइट से कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। तचाला कहता है, मुझे लगता है कि ये कोई जाल है, किसी ने हमारी सैटेलाइट्स को बंद कर दिया है जिससे हम कम्युनिकेट ना कर पाएं। तब बीस्ट डेटा को एनालिसिस करके कहता है, मुझे लगता है कि हमारी सैटेलाइट्स नहीं बल्कि हमारे प्लेनेट को उसकी जगह से मूव कर दिया गया है। वहीं न्यूयॉर्क में अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग के हिस्से टूट के गिर रहे होते हैं, जिनसे फैल्कन, लेडी थॉर और हरकुलिस सिविलियंस को बचा रहे होते हैं। वहीं पर जार्विस भी एक बच्चे को बचाते हुए मलबे के नीचे दब जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। इधर सैन डिएगो में समुद्र में सुनामी आ गई होती है। रोग, ह्यूमन टॉर्च, स्कारलेट विच और वास्प वहाँ पर ये सब देख रहे होते हैं।
तब रोग ह्यूमन टॉर्च से लहरों को वेपराइज करने के लिए बोलती है। ह्यूमन टॉर्च अपनी फुल पावर से उन लहरों को वेपराइज करने लगता है और ये तबाही न्यू मैक्सिको में हॉकाई और रेड बुल भी नोटिस करते हैं। माउंट वेसुवस में वोल्केनो इरप्ट हो रहा होता है, जिसे रोकने के लिए रेड हल्क, कैनन बॉल, स्क्वायरल गर्ल, एनिग्मा और डॉक्टर टोनी इसे रोकने के लिए गए होते हैं। स्क्वायरल गर्ल डॉक्टर टोनी से पूछती है आखिर ये हो क्या रहा है, क्या हम नेगेटिव जोन में जा रहे हैं या माइक्रो या मैक्रो यूनिवर्स से कोई दुश्मन ऐसा कर रहा है या फिर ये कोई नया थ्रेट है। डॉक्टर टोनी कहती हैं ये सब मुझे तो नहीं पता, लेकिन अब मेरा काम हो गया। तब हम देखते हैं डॉक्टर टोनी ने एक मशीन से उस पूरे वोल्केनो के आसपास फोर्स फील्ड बना दी होती है, जिससे लावा अब उधर के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। पर तभी स्क्वायरल गर्ल की नज़र आसमान में उड़ते हुए एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर पड़ती है। रेड हल्क कहता है मेरे ख्याल से ये शूटिंग स्टार है। डॉक्टर टोनी कहती है ये कोई शूटिंग स्टार नहीं है, क्योंकि शूटिंग स्टार कभी अपना रास्ता नहीं बदलते हैं। तब हम देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट सीधा रोम के कोलोसियम में आके क्रैश हो जाता है। वहीं वॉशिंगटन डीसी में कैप्टन अमेरिका भी इस तबाही से हैरान थे और वो लोगों को बचाने में लगे हुए थे, क्योंकि ये तबाही कैसे और क्यों हो रही है और इसके पीछे कौन है ये कोई भी नहीं समझ पा रहा था। लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका बीच में ही फ्रीज हो जाते हैं। क्वींस न्यूयॉर्क में स्पाइडरमैन, वकांडा में तचाला, एरिजोना में हल्क, नोवा साइक्लॉप्स भी फ्रीज हो चुके थे और ऐसा ही बाकी के कुछ और सुपर हीरोज के साथ भी हो रहा था। वो सब भी अपनी अपनी जगह पर फ्रीज हो गए थे। ये सब अब बहुत हॉरिबल हो रहा था, क्योंकि एक के बाद एक सुपर हीरोज फ्रीज होते जा रहे थे और दुश्मन का अब तक कोई नामो निशान नहीं पता चल रहा था। फिर तभी लिविंग लाइटनिंग और बाकी के सुपर हीरोज के कार्ड्स पर मैसेज आता है, जो कोई भी जहां भी है वो सब अवेंजर्स मेंशन में आके मिले। लिविंग लाइटनिंग इस बात से बहुत हैरान था, क्योंकि बहुत टाइम बाद उसके अवेंजर कार्ड पर कोई मैसेज आया था। लिविंग लाइटनिंग सोचता है आज ये मैसेज क्यों, हो ना हो कोई बड़ा खतरा आने वाला है। तब हम देखते हैं कि लगभग सभी हीरोज जो अभी भी फ्रीज नहीं हुए होते हैं वो सब लोग अवेंजर मिशन में आके खड़े होते हैं और इन सब घटनाओं पर चर्चा कर रहे होते हैं। डॉक्टर टोनी कहती है हमारा अभी बाकियों से कांटेक्ट नहीं हो पाया है, लेकिन मुझे ये भी पता चला है कि कुछ हीरोज़ के साथ अब विलेंस भी फ्रीज होना शुरू हो गए हैं। यहाँ ये सब डिस्कशन चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर वॉस्प आके बोलती है जार्विस उस मलबे में दब गया है। तब बीस जार्विस को निकालने के लिए वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी क्विक सिल्वर रोग की लीडरशिप पर सवाल उठाने लगता है और उन दोनों के बीच में बहसबाजी होने लगती है। वहीं पर लिविंग लाइटनिंग ये सब देख के सोचता है कि उसे लगता था कि वो ही गलतियाँ करता है, लेकिन यहाँ पर तो ये सब लोग भी गलतियाँ करते हैं। पर तभी वहीं पर आसमान में कोई लड़की आ जाती है, जिसकी तरफ सभी हीरोज एक उम्मीद के साथ देखते हैं और बोलते हैं उन्हें पता था कि वो आएगी, क्योंकि जब भी अर्थ पर कोई खतरा आता है वो हमेशा उन लोगों की मदद करने के लिए वहाँ मौजूद होती है। तब वो लड़की कहती है आखिरकार हम अवेंजर्स जो हैं, और हम देखते हैं कि वॉयेजर वहाँ पर आ चुकी होती है। पर ये वॉयेजर है कौन, जिसे हीरोज तो जानते हैं लेकिन हमने कभी अवेंजर्स में इसे नहीं देखा, और बाकी के कुछ हीरोज फ्रीज क्यों हो गए और अर्थ अपनी जगह से गायब कैसे हो गई, और ये सब यहाँ पर हो क्या रहा है। इन सभी सवालों के जवाब बताए बिना ही ये एपिसोड हमारा ख़त्म हो जाता है। और इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको स्टोरी का ये पहला एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक्स टारगेट एम करता हूँ 500 लाइक्स का। अब देखता हूँ आप वो कर पाते हैं या नहीं। मैं अब चलता हूँ, तब तक आप मेरी बाकी के वीडियोस एंजॉय करिए और खुश रहिए। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. पिछले एपिसोड में हमने देखा था अर्थ अपने ऑर्बिट से गायब हो चुकी थी, लेकिन अर्थ जहां भी थी उस पे हर तरफ अफरा तफरी मची थी। कुछ अवेंजर्स फ्रीज हो चुके थे, किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन तभी वहां पर वॉयेजर एक होप की तरह आ जाती है। अब आगे मैनहट्टन में फैल्कन सोच रहा होता है जब हम लाइफ को एक बर्ड की नज़र से देखते हैं तो हमें पिक्चर बड़ी नज़र आती है,
कभी कभी ये पहलू डरावने भी होते हैं, लेकिन हम देखते हैं बचाने वालों को, हीरोज को। तब हम देखते हैं एक हॉस्पिटल में बीस्ट और वास्प मिलकर जारविस का इलाज कर रहे होते हैं। वास्प काफी परेशान होती है क्योंकि जारविस नाडिया यानी कि वास्प के लिए पिता समान थे। लेकिन जब बीस्ट जारविस का बायो स्कैन करता है तो कहता है ये तो बहुत ही गलत है और कुछ बुरा होने वाला है। इधर अवेंजर्स मैंशन में फैल्कन सोच रहा होता है हम में कितने भी मतभेद क्यों ना हो, लेकिन जब बात दुनिया को बचाने की आती है हम सब असेंबल हो जाते हैं। वॉयेजर AKA वैलेरी विक्टर, इसके बारे में हमें लगता था कि ये मर गई है, लेकिन ये तो आज हमारे साथ खड़ी है। तब उधर सब लोग वॉयेजर से अगले मूव के बारे में पूछ रहे होते हैं। वॉयेजर कहती है मैं तो अभी ही आई हूँ, मुझे तो एक अरसा बीत गया यहाँ से गए हुए। यहाँ बहुत से अवेंजर्स ऐसे भी हैं जो उसे नहीं जानते होंगे। और तब हमें वॉयेजर की पुरानी यादों के बारे में बताया जाता है कि कैसे वॉयेजर ने अवेंजर्स की पहली टीम को बनाया था और वो अवेंजर्स की पहली टीम की एक फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थी। सिटीजन भी कहता है वो उसके लिए एक रियल सुपर हीरो थी। क्विकसिल्वर कहता है वॉयेजर उसके लिए अवेंजर्स की फाउंडिंग मेंबर से भी बढ़ के थी। स्कारलेट विच कहती है तुम हमारे दिलों में रहा करती थी, हमने तुमसे बहुत कुछ सीखा, अगर अभी विजन सही होता तो वो भी यही कहता। हरकुलिस कहता है उसे गम क्या होता है ये तब पता चला जब वॉयेजर वहां से चली गई थी। वॉयेजर ने हमारे सबसे बड़े दुश्मन कैंग द कॉन्करर से लड़ाई की थी और विक्ट्री के साथ फाइट करते हुए क्रिटिकल मास में चली गई थी और इसी वजह से लोगों ने उसे भुला दिया। वॉयेजर कहती है वो सालों तक वहीं फंसी रही, लेकिन जब अर्थ को चुराया गया तब उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ गई और वो तुरंत यहाँ पर इन लोगों के पास आ गई। क्विकसिल्वर वॉयेजर से उसे न ढूंढने के लिए सॉरी कहता है, जिसमें वॉयेजर कहती है पिएट्रो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये सब उसने तुम लोगों को बचाने के लिए ही किया था। वॉयेजर कहती है लेकिन आज इस दुनिया को उनकी ज़रूरत है तो उन्हें मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होगा। यहाँ पर कुछ लोग तो उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं और रही बात लीडरशिप की तो वो भी उनके पास मौजूद है। तब वॉयेजर रोग, फैल्कन और सिटीजन वी की तरफ इशारा करती है। क्विकसिल्वर रोग को लीडर बनाए जाने पर उतना खुश नहीं था, जिसपे रोग उसको कहती है कि पिएट्रो अपनी हद में रहे। फैल्कन सोचता है वॉयेजर इतनी पॉपुलर है कि लोग उसको हेल में भी फॉलो करेंगे, लेकिन उसने फिर भी हम 3 अजनबियों को चुना है, हम उसे बिल्कुल भी निराश नहीं होने देंगे। तब सिटीजन वी भी बोलता है सब तरफ वोल्केनो फट रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं, कुछ जगहों पर तो सुनामी भी किनारों पर हिट कर रही है, लेकिन हमें ये सब समझ नहीं आ रहा है कि हमारे ये कुछ सुपर हीरोज फ्रीज कैसे हो गए। डॉक्टर टोनी कहती है इन सभी चीज़ों के साथ साथ हमारे सैटेलाइट से कनेक्शन भी टूट गया है, लेकिन एम फैसिलिटी ने कुछ लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है जिससे हमें कुछ हेल्प मिल सकती है, पर कुल मिला के हम लगभग अंधे हो चुके हैं, हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तब फैल्कन मैजिशियंस की तरफ देख के बोलता है क्या मैजिक के साथ कुछ किया जा सकता है। डॉक्टर वुडू बोलते हैं अभी भी कुछ स्ट्रॉन्ग स्पेल्स बाकी हैं जिन्हें वो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें काफी वक्त लगेगा। स्कारलेट विच कहती है इन सब केओस में मैजिक भी काफी अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है, क्योंकि मैजिक भी अपने आसपास के नक्षत्र मंडल के हिसाब से काम करता है, और जैसा कि तुम लोग जानते ही हो कि हमारी अर्थ अपने ऑर्बिट से गायब हो चुकी है, तो अब मैजिक का भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। तब रोग कहती है ग्रेट, फिलहाल अब इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, तो हमें अपनी अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। वहीं इन सबसे दूर कहीं इजिप्ट में आसमान में एक टेलीपोर्ट खुलने लगता है और बिजली के कड़कने के साथ ही वहां पर ब्लैक ऑर्डर और लीथल लीजन पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही लीथल लीजन और ब्लैक ऑर्डर एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं, जैसे ये सदियों से एक दूसरे के खून के प्यासे हों। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। कॉर्वस ग्लेब कहता है मेरा स्पीयर किसी को भी काट सकता है, तो लीथल लीजन से मिलियन बोलता है इसके लिए तुम मुझे छू के दिखाओ। प्रॉक्सिमा मिडनाइट भी ड्रॉल पे अटैक करती है। इनके अटैक की वजह से उस जगह पर धमाके होने लगते हैं, पर वहीं पर कोई उनसे बोलता है उन्हें रूल्स को फॉलो करना होगा। तब लीथल लीजन और ब्लैक ऑर्डर मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग तब तक नहीं लड़ेंगे जब तक कि पिरामिड अपीयर नहीं हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। इधर ब्लैक ऑर्डर में कॉर्वस ग्लेब को ह्यूमन की प्रेजेंस सेंस हो जाती है, जिसपे एबोनिमा पूछता है उसका प्लान क्या है। कॉर्वस कहता है रूल्स के अकॉर्डिंग हम लीथल लीजन पर तब तक अटैक नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमसे बोला न जाए, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम तब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। इस प्लेनेट को बैटल ग्राउंड के लिए इसके यूनिक डिफेंस सिस्टम की वजह से चुना गया है, जो कि हमारे काम में बाधा बन सकता है। इसके लिए हमें सबसे पहले उन्हें ही अपने रास्ते से हटाना होगा। इधर अवेंजर्स मैंशन में सभी हीरोज मिलकर प्लान बना रहे होते हैं।
फैल्कन बोलता है 9000 सुपर हीरोज को लीड करना ज़्यादा मुश्किल है 6 को लीड करने के मुकाबले, पर मैं ये कर सकता हूँ। फिर फैल्कन कहता है हमें बाहर निकलकर लोगों की मदद करनी होगी क्योंकि हर तरफ भूकंप आ रहे हैं, पर इसके लिए हम लोगों को कुछ प्लान बनाना होगा। रोग कहती है फैल्कन ठीक कह रहा है, हम 2 या 3 पेयर की टीम में बना के काम करेंगे। लेकिन सिटीजन भी रोग की बात को कट करते हुए बोलता है कि वो लोग अकेले काम करेंगे, जिस पे इन दोनों में बहस होने लगती है। फैल्कन ये देख के सोचता है उसे इसी बात का डर था। तब फैल्कन कहता है हो सकता है हमारे आइडियाज एक दूसरे के साथ मैच ना करें, लेकिन इस वक्त उन्हें मिलकर एक दूसरे का साथ देना होगा। वॉयेजर भी फैल्कन की बात से एग्री करती है। वहीं पर हरकुलिस और वंडरमैन फ्रीज हुए सुपर हीरोज को ला रहे होते हैं। वॉयेजर कहती है रोग का प्लान सही है, हमें छोटे छोटे पेयर्स में जाना चाहिए। ये चीज हमारे एरिया कवर करने पर फर्क तो डालेगी, लेकिन इससे हम ज्यादा अच्छे से छानबीन कर सकेंगे। लेकिन तभी वहां पर स्क्रीन पर कुछ सिग्नल आने लगते हैं। कोई सिल्वर तुरंत ही स्क्रीन को ऑन करता है और तब वो लोग स्क्रीन पर कॉर्वस ग्लेव और प्रॉक्सिमा मिडनाइट को देखते हैं। तब लिविंग लाइटनिंग इन दोनों को देख के पूछता है अब ये दोनों नमूने कौन हैं। सिटीजन भी बताता है ये लोग ब्लैक ऑर्डर हैं, ये लोग थैनोस के लिए काम करते हैं, पर ये दोनों हैं कहाँ पर। वहीं पर फैल्कन अपनी बर्ड की वजह से जान जाता है कि ब्लैक ऑर्डर किस जगह पर है। फैल्कन कहता है ये दोनों ठीक हमारे ऊपर हैं, हमारे इस मेंशन के ऊपर। पर तभी प्रॉक्सिमा मिडनाइट मेंशन के ऊपर ब्लास्ट करते हुए बोलती है अलविदा अवेंजर्स, और इसी के साथ अवेंजर्स मेंशन में एक जोरदार धमाका होता है। ये धमाका इतना डेडली था कि पूरा मेंशन बर्बाद हो गया, हीरोज का कोई नामो निशान नहीं था। तो क्या अब ये हीरोज भी मारे गए हैं? ये तो हमें आगे जाके ही पता चलेगा। पर ये ब्लैक ऑर्डर क्या थैनोस की वजह से आए हैं, और क्या थैनोस ने ही अर्थ को चुरा लिया है? इन सब सवालों के जवाब हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. पिछले एपिसोड में हमने देखा था वॉयेजर जो कि अवेंजर्स की पहली टीम का हिस्सा थी, वो अवेंजर्स मेंशन में हीरोज की मदद करने के लिए आ जाती है। वहीं इजिप्ट में ब्लैक ऑर्डर और लेथल लेजेंड की टीम कहीं से टेलीपोर्ट होती है, जिसके बाद वो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं, पर फिर वो किसी रूल्स की वजह से रुक जाते हैं। लेकिन ब्लैक ऑर्डर अर्थ के अवेंजर्स को अपने रास्ते में हर्डल समझ के सीधा अवेंजर्स मेंशन के ऊपर आ जाते हैं। जब तक अवेंजर्स को ब्लैक ऑर्डर की मौजूदगी का पता चलता, ब्लैक ऑर्डर पूरे मेंशन को तबाह कर देते हैं। अब आगे अब हमारी कहानी ठीक उस वक्त से शुरू होती है जब ब्लैक ऑर्डर ठीक अवेंजर मेंशन के ऊपर थे। क्विक सिल्वर मन में सोच रहा होता है हमेशा की तरह उसे पहले ही हवा में दबाव और बिजली महसूस होने लगी है। ऐसा लगता है कि मेंशंस के साथ कुछ होने वाला है। बेशक ये वो जगह है जहां पर दुनिया के सभी हीरोज एक साथ इकट्ठा हैं, इसलिए ये टाइम किसी भी बुरे शख्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम हो सकता है। मुझे यहाँ मौजूद सभी लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करना होगा, पर आज मेरी इस स्पीड का भी कोई फायदा नहीं क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। और फिर तभी मेंशन पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाता है। जहां बचती है तो कुछ दीवारें और कुछ पुरानी तस्वीरें जो हीरोज को उनके फैंस ने गिफ्ट की थीं। आसमान में बस धुआं ही धुआं था, हीरोज का कोई नामो निशान तक नहीं नजर आ रहा था। वहीं मेंशन के ऊपर आसमान में ब्लैक ऑर्डर इन चीज को एंजॉय कर रहे थे। ब्लैक डॉर्फ कहता है कुछ टाइम पहले मुझसे कोई अर्थ के डिफेंस सिस्टम के बारे में कह रहा था, पर यहाँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तब एबोनीमो अपनी टेलीपैथिक पावर का यूज करके कहता है उसे यहाँ पर किसी भी लाइफ का निशान नहीं मिल रहा है। तो क्या अब बचे हुए सुपर हीरोज मर चुके थे? पर किसी जगह एक रोशनी के साथ वॉयेजर सभी हीरोज को वहां टेलीपोर्ट करती है। शुक्र है कि हीरोज के पास वॉयेजर थी, नहीं तो आज ये हीरोज खत्म हो गए होते। टेलीपोर्ट होते ही लेडी थॉर पूछती है वो लोग किस जगह हैं। स्कारलेट विच बोलती है ये तो अवेंजर्स का ऑक्सिलरी हेडक्वार्टर है, वो तो इसको भूल ही चुकी थी। फिर स्कारलेट विच वॉयेजर को संभालती है,
क्योंकि वॉयेजर ने इतने टाइम बाद इतनी ज़्यादा लोगों को एक साथ टेलीपोर्ट किया था। क्विकसिल्वर कहता है ब्लैक ऑर्डर ने हम पे अटैक कैसे किया, हमें भी इसके जवाब में उन पे अटैक करना चाहिए, हमें उनके सामने डिफेंसिव नहीं होना होगा। फैल्कन कहता है जरा वॉयेजर की ओर देखो, वो हम सबको एक साथ टेलीपोर्ट करने की वजह से कमज़ोर हो गई है, उसे रिचार्ज होने के लिए कुछ टाइम चाहिए, और वैसे भी मैनहट्टन यहाँ से काफ़ी दूर है, तो क्या तुम चाहते हो कि तुम हम सबको एक एक करके वहाँ पहुँचाओ और हम सब लोग ब्लैक ऑर्डर से लड़ें, क्योंकि यहाँ पर कोई तुम्हारी तरह फास्ट नहीं है जो वहाँ जल्दी से पहुँच सके। सिटीजन भी फैल्कन की बात से एग्री करके कहता है उन्हें यहाँ कुछ टाइम रुक के स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। रोक कहती है उसे शक हो रहा है क्योंकि ब्लैक ऑर्डर चिल्ड्रन ऑफ थैनोस कभी इस तरह से अटैक नहीं करते हैं, जरूर इसके पीछे कुछ और वजह है, लेकिन वो वजह क्या है हमें वही जानना होगा। तब सीन शिफ्ट होता है और हम स्पेस में किसी अननोन जगह पर ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो कि किसी से कह रहा होता है खेल कोई भी हो, उसे इसमें जीतना है या फिर हारना है, उसे वो खुद डिसाइड करता है। वैसे मैं अर्थ के लोगों को मिस ज़रूर करूँगा, वो लोग ये बात समझ सकते थे, लेकिन तभी कोई ग्रैंड मास्टर की बात को बीच में रोकते हुए बोलता है वो कुछ नहीं समझ सकते थे और तुम भी कुछ नहीं समझते हो। तब हम देखते हैं चैलेंजर को जो कि ग्रैंड मास्टर से कहता है तुमने इस बोर्ड को चुना, लेकिन इसमें मेरे प्यादे भी कोई कम नहीं हैं। ग्रैंड मास्टर कुछ पिरामिड्स को दिखाते हुए बोलता है तुम इसमें से कौन सा चुनोगे, मैं तो अर्थ को चूज़ करूँगा। जिस पे चैलेंजर कहता है अगर तुम अर्थ को चूज़ करोगे तो मैं आग को चूज़ करूँगा। वैसे मुझे लगता है कि सब लोग ग्रैंड मास्टर को तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं याद दिला दूँ ग्रैंड मास्टर एक एल्डर है जिसे हमने MCU में थॉर रैग्नारॉक मूवी में देखा था, और इसका शौक है कि वो अपने एरेना में योद्धाओं को लड़वाता है। वहीं दूसरी तरफ है चैलेंजर, ये भी एक एल्डर है जिसे हमने MCU में तो नहीं देखा है, पर इसकी हॉबी है कि ये सबके चैलेंज एक्सेप्ट करता है। तो अगर आप इस चैलेंजर को भी MCU में देखना चाहते हैं या नहीं, ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अब स्टोरी पर आते हैं। मिडटाउन मैनहट्टन, यहाँ एक हॉस्पिटल में बीस्ट और वॉस्प मिलकर जार्विस का इलाज कर रहे होते हैं। जार्विस की कंडीशन कैसी है ये जानने के लिए डॉक्टर टोनी अवेंजर्स ऑक्सिलरी हेडक्वार्टर से बीस्ट से कांटेक्ट करती है। बीस्ट बताता है वो और नाडिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तभी डॉक्टर टोनी की दूसरी स्क्रीन पर ग्लोबल अलर्ट सिस्टम बीप होने लगता है। सिटीजन भी कहता है ओहो फिर से एक और अलार्म, कोई इसे बंद करके बताएगा कि आखिर हो क्या रहा है। डॉक्टर टोनी बोलती है न्यूज़ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब से ठीक 10 मिनट पहले रोम और पेरू में थंडर के साथ वहाँ के मौसम में कुछ अजीब घटनाएं नोटिस की गई हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर कुछ एलियंस ने अटैक कर दिया है। फैल्कन कहता है वो जरूर ही ब्लैक ऑर्डर होंगे। वहीं पर क्विकसिल्वर बोलता है आखिर वो टाइम आ गया जब वो इन सबको प्रूव करके दिखा सकता है कि आखिर वो क्या चीज़ है। सिटीजन भी कहता है ऑल राइट, तो हमें टीम में अलग अलग जाके इन चीज़ों को चेक करना होगा। वॉयेजर क्या तुम हमें टेलीपोर्ट कर सकती हो? वॉयेजर कहती है हाँ कि वो अब टेलीपोर्ट कर सकती है। स्कारलेट विच कहती है वो और डॉक्टर वुडू यहीं पर रह के मैजिक से इन फ्रीज हुए हीरोज़ को फिर से ठीक करने की कोशिश करेंगे। फैल्कन कहता है वो पेरू में जाएगा जहां पर वो अपनी स्क्वाड में ह्यूमन टॉर्च, सनैप्स, रेड हल्क और वंडर वुमन को ले जाएगा। क्विकसिल्वर सोचता है ओके, इसका मतलब वो फैल्कन की टीम में नहीं बल्कि रोक के साथ जाएगा। तब रोक भी बोलती है अगर रोम में ब्लैक ऑर्डर है तो उसे हैवी हिटर्स को ले जाना होगा, जिसके लिए उसे लेडी थॉर, हरकुलिस, लिविंग लाइटनिंग और कैनन बॉल की ज़रूरत होगी। क्विकसिल्वर बोलता है कैनन बॉल कब से हैवी हिटर हो गया और इन लोग ने स्पीड को कैसे निगलेक्ट कर दिया, जिसपे कैनन बॉल कहता है कि वो इनवल्नरेबल है। पर क्विकसिल्वर फिर से रोक पर गुस्सा करने लगता है। क्विकसिल्वर कहता है वो जानबूझ के उसे नीचे दिखाना चाहती है, इसलिए वो ऐसा कर रही है, और इतना कह के क्विकसिल्वर वहाँ से निकल जाता है। तब वॉयेजर भी रोक की टीम को सीधा रोम में टेलीपोर्ट कर देती है, जहाँ पर कुछ लीथल लीजन और कुछ ब्लैक ऑर्डर के मेंबर्स पहले से ही आपस में लड़ रहे होते हैं। रोक की टीम को टेलीपोर्ट करने के बाद वॉयेजर फिर से एवेंजर्स हेडक्वार्टर में आती है, और अब वो फैल्कन की टीम को सीधा पेरू में टेलीपोर्ट करती है, जहाँ पर रोम की तरह ही ब्लैक ऑर्डर और लीथल लीजन के मेंबर्स आपस में लड़ रहे होते हैं। वहीं एवेंजर्स हेडक्वार्टर में अब वांडा, डॉक्टर वुडू और क्विकसिल्वर बचे थे, जहां पर वो लोग फ्रीज हुए हीरोज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्विकसिल्वर अभी भी बहुत गुस्से में होता है। क्विकसिल्वर कहता है सब लोग इस जंग में अपना अपना रोल निभा रहे हैं, बस एक उसे छोड़ के। स्कारलेट विच पिएट्रो को समझाती है कि इन सब में हर किसी का कोई ना कोई रोल है। क्विकसिल्वर कहता है पर मेरा रोल मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है। स्कारलेट कहती है
रोग तुम पे भरोसा नहीं करती है, लेकिन क्विकसिल्वर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर वोडू स्कारलेट को समझाते हैं कि वो हर बार पेट्रो की कीपर नहीं बन सकती है। वहीं पर क्विकसिल्वर शहर और समुद्र पर तेजी से भागते हुए बोल रहा है, इतने सालों के हार्डवर्क और लॉयल्टी का मुझे इन लोगों ने ये सिला दिया। हाँ, मैं मानता हूँ मुझसे कुछ गलतियाँ होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एक सोल्जर नहीं हूँ। वहीं रोम में लेडी थॉर मेटल मास्टर पर अपने म्योनिर से अटैक करती है। मेटल मास्टर कहता है, मेरा नाम मेटल मास्टर कोई दिखावे के लिए नहीं है, और फिर मेटल मास्टर म्योनिर को ही कंट्रोल करके थॉर और हरकुलिस पे अटैक कर देता है। और इससे हमें ये समझ में आता है कि मार्वल के ये कैरेक्टर्स काफ़ी पावरफुल हैं, जिन्हें हम कम ही स्टोरीज में देखते हैं। वहीं रोम में अब क्विकसिल्वर पहुंच चुका था, जहां पर वो देखता है कि रोग की टीम का हाल काफ़ी बुरा था। बस कैनन बॉल ही मैदान में डटा हुआ था। तब क्विकसिल्वर लीथल लीजन पर अटैक करने लगता है। ब्लड ब्रदर्स बोलते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा मौजूद है जो बहुत ही स्पीड से सब पे अटैक कर रहा है। वहीं स्कारलेट विच कुछ स्पेल्स को बोलना शुरू कर देती है। क्विकसिल्वर अपने काम से खुश होते हुए सोच रहा होता है कि आज वो रोग को दिखा देगा कि उसे अंडर एस्टिमेट करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो अकेले ही इन सब से निपट सकता था। और जैसे ही विजन उस स्पेल की वजह से ठीक होता है, वहीं रोम में क्विकसिल्वर अब फ्रीज हो जाता है। तब ब्लड ब्रदर्स फ्रीज हुए क्विकसिल्वर की ओर बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उसने उन्हें काफ़ी परेशान कर दिया था, जिससे अब ऐसा लगता है कि हीरोज़ को पहली कैजुअलिटी क्विकसिल्वर की जान से चुकानी होगी। वैसे भी हीरोज़ की कमी थी, लेकिन क्विकसिल्वर की जिद उसे यहाँ तक ले आई, और अब इसका खामियाजा क्विकसिल्वर को चुकाना होगा। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. पिछले एपिसोड में हमने देखा था ब्लैक ऑर्डर के अटैक करने से पहले ही वॉयेजर सभी हीरोज को अवेंजर्स हेडक्वार्टर में टेलीपोर्ट कर देती है, जिससे सभी हीरोज मरने से बच जाते हैं। फिर रोग अपनी टीम के साथ रोम में और फैल्कन अपनी टीम के साथ पेरू में पहुंच जाता है, लेकिन क्विकसिल्वर को हेडक्वार्टर में अच्छा नहीं लगता है और वो सीधा रोम में आ जाता है, जहां वो कुछ देर तक तो लीथल लीजन पर भारी पड़ता है, लेकिन तभी अचानक से वो बीच रास्ते में ही फ्रीज हो जाता है। और अब लीथल लीजन से ब्लड ब्रदर्स क्विकसिल्वर को मारने के लिए बढ़ रहे हैं। अब आगे आज का एपिसोड शुरू होता है पेरू से, जहां ह्यूमन टॉर्च सोच रहा होता है अगर आज यहाँ पर रीड होता तो उसके पास जरूर कोई ना कोई प्लान होता इन सब से निपटने के लिए। फैल्कन भी एक अच्छा लीडर है, लेकिन रीड को ज़्यादा अच्छे से पता होता कि वंडरमैन, रेड हल्क और बाकी के मेंबर्स को किस पोजीशन पर तैनात करना है। लेकिन मैं यहाँ पर खड़े होके कोई ऑर्डर नहीं सुनूंगा, मैं बस वो करूँगा जिसमें मैं बेस्ट हूँ। जिसके बाद ह्यूमन टॉर्च सीधा ब्लैक ऑर्डर और लीथल लीजन पर टूट पड़ता है। फैल्कन ह्यूमन टॉर्च को रोकते हुए बोलता है क्या वो अकेले ही इन दोनों ग्रुप को संभालना चाहता है। वहीं रोम में ब्लड ब्रदर्स क्विकसिल्वर को फ्रीज हुआ देख रहे होते हैं, पर तभी रोग उसकी टीम को संभालते हुए पेट्रो को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। थॉर मेटल मास्टर से कहती है वो इस म्योनिर के लिए वर्दी नहीं है। मेटल मास्टर कहता है मुझे तो हंसी आ रही है कि तुमने अपने हैमर का नाम भी रख दिया। वैसे मुझे इसे उठाने के लिए इसके लिए वर्दी होने से कोई लेना देना नहीं है। इस यूनिवर्स में किसी भी चीज़ में अगर मेटल है तो वो उसे कंट्रोल कर सकता है। वैसे तुम्हें अपना हैमर चाहिए था ना, तो ये लो। और इतना कह के मेटल मास्टर म्योनिर को सीधा हीरोज पर फेंक देता है, जिससे कैनन बॉल बुरी तरह से घायल हो जाता है। मेंटेकल ब्लड ब्रदर्स से क्विकसिल्वर को ठिकाने लगाने के लिए कहता है और वो खुद हरकुलिस से लड़ने लगता है। इधर अब ब्लड ब्रदर्स क्विकसिल्वर पर फाइनल ब्लो मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर बिजली आके गिरती है और हम देखते हैं सुपर जाइंट, ब्लैक डॉर्फ और ब्लैक स्वॉन को। ब्लैक स्वॉन कहती है ये कितनी शर्म की बात है लीथल लीजन कि तुम अपने रास्ते से ही भटक गए हो। तुम अभी तक ये समझ ही नहीं पाए हो कि अर्थ को बैटल ग्राउंड के लिए चुना क्यों गया है। यहाँ पर हमें बहुत से ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे। तब मेटल मास्टर लीजन से कहता है ब्लैक स्वॉन ठीक कह रही है, हम सब अपना टाइम इन हीरोज पर वेस्ट कर रहे हैं। और इतना कह के मेटल मास्टर म्योनिर को सीधा ब्लैक ऑर्डर के ऊपर फेंक देता है, पर ब्लैक स्वॉन म्योनिर के हमले को अपनी फोर्स शील्ड से रोक लेती है। सुपर जायंट मेटल मास्टर की बॉडी में घुसते हुए कहती है तुम्हारी पावर्स भले ही कमाल की क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग सबसे कमजोर है। ब्लैक डॉर्फ ब्लड ब्रदर पर अटैक करते हुए कहता है
अब हम ब्लैक ऑर्डर तुमको दिखाएंगे कि गेम को खेला कैसे जाता है। वहीं पास में रोग कैनन बॉल के साथ ये सब सुन रही होती है। रोग बोलती है, गेम, क्या तुम सब लोग ये तबाही सिर्फ गेम के लिए कर रहे हो? और आखिर इस गेम के पीछे है कौन? फिर तब हमें दिखता है ग्रैंड मास्टर का कॉस्मिक गेम रूम, जहाँ पर ग्रैंड मास्टर इन सभी घटनाओं पर नजर रख रहा होता है। तो अब हमें धीरे धीरे क्लियर हो रहा है कि ये सब कुछ किया धरा है ग्रैंड मास्टर का, जो कि चैलेंजर के साथ एक गेम खेल रहा है। और इस गेम में बैटल ग्राउंड के लिए अर्थ को चुना गया है, क्योंकि अर्थ पर हीरोज रहते हैं, जिससे एक गेम के मजे और अच्छे से ले पाएंगे, क्योंकि उनके अपोनेंट्स को जीतने के लिए ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और गेम जितना कठिन होगा उतना ही उन्हें मजा आएगा। लेकिन इस गेम से सबसे ज्यादा नुकसान अर्थ को हो रहा है। वहीं पेरू में फैल्कन वॉयेजर को रोम में रोग की टीम के पास बैकअप के लिए भेजता है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त 3 ही ब्लैक ऑर्डर के मेंबर्स हैं, जिन्हें वो जानता है कि वो उसके दुश्मन है। लेकिन वो 3 मेंबर्स जो लेथल लीजन से हैं, वो उनके बारे में कुछ नहीं जानता है कि वो दुश्मन है या फिर दोस्त। तब सेनाप्स अपनी पावर का यूज करके बोलती है, कार्वस ग्लेव काफी स्ट्रांग है, इसका ब्लेड किसी भी चीज को फाड़ सकता है। वहीं प्रॉक्सिमा मिडनाइट कार्वस की वाइफ है और ये अपना निशाना कभी नहीं चूकती है। और ये तीसरा है एबोनिमा, और ये एक टेलीपैथ है। लेकिन तभी एबोनिमा साइनेप्स के माइंड को मैनिपुलेट करने लगता है। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वॉयेजर रोम में रोग की टीम के पास आ गई होती है। तब रोग वहां पर बताती है क्विक सिल्वर और कैनन बॉल की हालत काफी खराब है, इन्हें जल्दी ही अवेंजर्स हेडक्वार्टर ले जाना होगा। कैनन बॉल मना करता है, लेकिन वॉयेजर फिर भी कैनन बॉल और क्विक सिल्वर को लेकर वहां से चली जाती है। इधर अवेंजर्स हेडक्वार्टर में स्कारलेट विच विजन को लगभग ठीक कर चुकी थी। विजन किसी मेल फंक्शन के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी वहां पर वॉयेजर क्विक सिल्वर और कैनन बॉल को लेकर आ जाती है। पिएट्रो को घायल देख के स्कारलेट डर जाती है। वॉयेजर कहती है ये बस फ्रीज हो गया है। विजन स्कारलेट से बोलता है कि ये कौन है, लेकिन तभी विजन फिर से फ्रीज हो जाता है और इधर क्विक सिल्वर तुरंत ठीक हो जाता है। इधर रोम में लेथल लीजन और ब्लैक ऑर्डर आपस में लड़ रहे होते हैं। वहीं हमारे हीरोज भी इन दोनों से लड़ रहे होते हैं। सुपर जायंट ब्लैक स्वॉर्न से बोलती है कि वो इन हीरोज पर ध्यान न देते हुए हवा में उड़ रहे टुकड़े पर ध्यान दे। रोग को अब सब कुछ समझ आ जाता है कि ये लोग एक दूसरे पर बस उस उड़ते हुए पत्थर की वजह से लड़ रहे हैं। तब रोग बोलती है अगर ये लोग इन पत्थर की वजह से लड़ रहे हैं तो उन्हें वो पत्थर उनसे पहले हासिल करने होंगे। लेकिन ब्लैक स्वॉर्न पहले ही ब्लैक डॉर्फ को उस पत्थर को लाने के लिए भेज देती है। ब्लैक डॉर्फ उस पिरामिड शेप वाले पत्थर की ओर बढ़ते हुए कहता है ब्लैक ऑर्डर किसी से कम नहीं है। और फिर पत्थर ब्लैक डॉर्फ के हाथ में आते ही एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है और आसमान में हमें 1 नंबर दिखाई पड़ता है। ब्लैक स्वॉर्न सुपर जायंट से कहती है उन्हें पहला पॉइंट मिल गया, इसलिए अब उन्हें दूसरे वाले की तरफ जाना होगा। फिर सुपर जायंट और ब्लैक स्वॉर्न वहां से चले जाते हैं। थॉर कहती है उसे उन लोगों का पीछा करना चाहिए, लेकिन रोग थॉर से कहती है वो लोग ब्लैक डॉर्फ से पहले ही उस पत्थर को हासिल कर सकते थे। लेकिन तभी रोग को याद आता है कि वो भले ही यहाँ पर उस पत्थर को हासिल ना कर पाई, लेकिन वो लोग पेरू में तो ये काम कर ही सकते हैं, जिस पे लाइटनिंग वहां से तुरंत पेरू की ओर चल देता है। वहीं पेरू में अभी भी ब्लैक ऑर्डर और लेथल लीजन में से किसी ने भी उस पिरामिड को हासिल नहीं कर पाया था और वो लोग आपस में अभी भी लड़ ही रहे थे। वहीं पर ह्यूमन टॉर्च उस पिरामिड को देखते हुए सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर इसका क्या काम है, हो ना हो इस फाइट का इस पिरामिड से कोई ना कोई लेना देना जरूर है। जिसके बाद ह्यूमन टॉर्च उस पिरामिड को लेने के लिए आगे बढ़ता है। फैल्कन ह्यूमन टॉर्च को ऐसा करने के लिए मना करता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इस पिरामिड में क्या चीज है। रेड हल्क बोलता है वो यहाँ इन दोनों से सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, अगर इस पिरामिड में किसी तरह का रेडिएशन होगा तो उसकी बॉडी उसे आसानी से झेल लेगी। और रेड हल्क भी उस पिरामिड को लेने के लिए जंप लगाता है। वहीं पर लिविंग लाइटनिंग भी अब वहां पहुंच चुका था और अब उस पिरामिड को पकड़ने के लिए 3 हीरोज आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सबसे पहले उसे ह्यूमन टॉर्च पकड़ लेता है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने वॉयेजर के बारे में पिछले एपिसोड्स में बताया गया था कि वॉयेजर्स अवेंजर की फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थी, पर जब विजन स्कारलेट की वजह से ठीक होता है तब वो वॉयेजर को देख के वॉयेजर के बारे में पूछता है, लेकिन स्कारलेट का ध्यान पेट्रो पर होता है तो वो विजन को नहीं सुन पाती है और विजन भी तुरंत ही फ्रीज हो जाता है। और इसी बात से अब स्टोरी में ट्विस्ट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वॉयेजर को तो सब जानते थे, पर विजन ने फिर वॉयेजर के बारे में क्यों पूछा और इन पिरामिड्स को लेने के बाद ब्लैक डॉर्फ और ह्यूमन टॉर्च कहाँ चले गए। ये सब सवालों के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें,
मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें। अब आज की मैं ये कहानी शुरू करूं, मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को अभी भी कुछ डाउट्स हो रहे हैं और मैंने भी स्टोरी लाइन को शायद उतने बड़े लेवल पर स्टार्टिंग में नहीं बताया है। ये कहानी सिविल वॉर 2 के बाद की है और इस टाइम लाइन में अपना ओरिजिनल थॉर अनवर्दी हो चुका है, जिसकी जगह पर अब ये नई लेडी थॉर है। और वहीं इस टाइम लाइन में हमने देखा था कि ब्रूस बैनर अपनी लाइफ से तंग था, जिस वजह से उसने एक दवा या कहें एक सीरम को हॉकाई को दिया था जिससे उसे मारा जा सकता था, क्योंकि ब्रूस बैनर की अल्टरनेट पर्सनालिटी उसे ऐसा करने नहीं देती थी। और हमने सिविल वॉर 2 के इवेंट में ब्रूस बैनर को हॉकाई के एरो से मरते हुए देखा था, जिससे हम ये कह सकते हैं कि अब हल्क एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर आप में से कोई व्यूअर ऐसा है जिसने ये हल्क की डेथ वाली स्टोरी नहीं देखी है या जो भूल चुके हैं कि ये इवेंट कब हुआ था, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एक छोटी सी वीडियो इस इवेंट पर बना दूंगा। तो मुझे अब लगता है कि आप इस स्टोरी के प्लॉट को अच्छे से समझ गए होंगे, तो अब मैं अपनी कहानी को शुरू कर सकता हूँ। और अगर आप में से कोई व्यूअर ऐसा है जो पहली बार हमारे चैनल पर आया है, तो उससे मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आप सुपर हीरो फैन हैं ही, तो आप क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी स्टोरी एंजॉय करने के मौके मिलते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारी पिछली कोई सीरीज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. पिछले एपिसोड में हमने देखा था रोम और पेरू में 2 मिस्टिकल बीकन अपीयर होते हैं, जिनमें से एक बीकन को ब्लैक ऑर्डर की तरफ से ब्लैक डॉर्फ ले लेता है और इसके साथ ही आसमान में एक पॉइंट शो होने लगता है। रोग ये समझ चुकी थी कि ब्लैक ऑर्डर और लीथल लीजन किसी गेम के लिए खेल रहे हैं, जिसमें उनकी जीत के लिए उन्हें इन बीकन्स को लेना है। इसलिए रोग तुरंत पेरू में फैल्कन की टीम को बताने के लिए निकल पड़ती है। पर वहीं पेरू में ह्यूमन टॉर्च को उस बीकन को देख के ये शक होता है कि इस जंग का कारण शायद ये बीकन ही है। तब वो उस बीकन को ले लेता है, जिसे लेते ही ह्यूमन टॉर्च वहां से गायब हो जाता है। अब आगे आज की कहानी शुरू होती है चैलेंजर के शब्दों से। चैलेंजर ग्रैंड मास्टर से बोल रहा होता है, जरा इस बूढ़े कमजोर और लाचार ग्रैंड मास्टर को देखो, इसे देख के मुझे इस पे दया आती है। ये कहानी बहुत पुरानी है। हम गेम्स खेला करते थे और जीता करते थे। समय बीतता गया, हम जीतते गए, तब जाके इसने अपना टाइटल कमाया। लेकिन आज देखो ये कितना कमजोर नजर आ रहा है। गेम्स में कुछ लोग मुझे चैलेंजर के नाम से भी जानने लगे थे। हम कभी दोस्त हुआ करते थे। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पेरू ले जाया जाता है, जहां ह्यूमन टॉर्च उस बीकन को पकड़ लिया होता है। कैप्टन ग्लोरी हीरोज को सैल्यूट करके बोलते हैं, वो लोग अच्छा लड़े। फेरिन बोलती है, हमने ह्यूमंस को कम समझा था, लेकिन अब ये पॉइंट इनका हुआ। वंडरमैन कहता है, तुम लोग किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो? पर तभी कार्वस ले वहां से जाते हुए कहता है, ये राउंड फिनिश हुआ और हम लोग इंश्योर करेंगे कि अगला राउंड हम लोग जीत सकें। कैप्टन ग्लोरी भी जाते हुए बोलता है, हम लोग एक भी राउंड नहीं जीत सके, ये हमारे लिए शर्म की बात है। वहीं पर लाइटनिंग काफी दुखी था, क्योंकि इन सब की वजह से ह्यूमन टॉर्च वहां से गायब हो चुका था। ये लोग नहीं जानते हैं कि वो जिंदा है भी या नहीं। ब्लैक ऑर्डर की तरफ से भी एक सेक्रीफाइस हुआ, दूसरा सेक्रीफाइस ह्यूमंस की तरफ से हुआ, और मैं यही बताने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन मैं इतना भी तेज नहीं था। तब रेड हल्क लाइटनिंग को शांत रहने के लिए कहता है। फैल्कन भी लाइटनिंग से कहता है वो इन सब के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल ना समझे, पर लाइटनिंग वहां से चला जाता है। इधर मिड टाउन मैनहट्टन में बीस्ट और नाडिया अभी भी जार्विस का इलाज करने में बिजी थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रोम में ले जाया जाता है, जहां पर रोग की टीम आसपास का मलबा हटा रहे होते हैं। पर तभी वहां पर लाइटनिंग आता है और कहता है वो फेल हो गया। जब तक वो वहां पहुंचता उसने बीकन को पकड़ लिया था। तो रोग पूछती है किसने, जिस पे लाइटनिंग कहता है ह्यूमन टॉर्च ने। और तब हम स्पेस में ब्लैक डॉर्फ और ह्यूमन टॉर्च की बॉडी को किसी क्रिस्टल में कैद हुआ देखते हैं। चैलेंजर ग्रैंड मास्टर से बोलता है, ये तो बिल्कुल फनी था, तुम चाहते तो जीत सकते थे, लेकिन तुम्हारा खेल इन अवेंजर्स ने खराब कर दिया। शायद तुम्हारा गेम के लिए अर्थ को बैटल ग्राउंड चुनना तुम्हारे लिए ही भारी पड़ गया। जिस पर ग्रैंड मास्टर कहता है, जरा इस अर्थ को देखो,
यहाँ पर तुम्हें रोकने के लिए बहुत से लोग हैं, इसलिए तुम्हें नहीं लगता है कि ये गेम और चैलेंजिंग होता जा रहा है। ये वो दुनिया है जहाँ लोगों ने फिनिक्स फोर्स को पजेस किया, यहाँ के लोगों ने मैड टाइटन थैनोस को हराया और यहाँ तक कि गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक बीइंग को यहाँ के लोगों ने हराया है। इसलिए ये अर्थ बैटल ग्राउंड के लिए सबसे बेस्ट जगह है। यहाँ पर गेम के लिए चैलेंजेस हैं और कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इतने टाइम में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना ही भूल गए हो और अब तुम चैलेंज लेने से ही डरते हो। इस बात से चैलेंजर काफ़ी नाराज हो जाता है। चैलेंजर कहता है उसका नाम चैलेंजर है और वो कभी भी चैलेंज लेने से नहीं डरता है। और इतना कह के चैलेंजर ग्रैंड मास्टर को गले से पकड़ लेता है। चैलेंजर कहता है तुमने मेरा नाम चुराया, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं होता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। चैलेंजर बताता है हम लोग कभी फ्रेंड्स हुआ करते थे, हम अपनी स्पीसीज के आखिरी बचे हुए लोग थे जो अपने शौक और जीने की इच्छा की वजह से जिंदा रहे और बाद में ये लोग एल्डर कहलाए। फिर तब हम देखते हैं चैलेंजर, कलेक्टर, ग्रैंड मास्टर, गार्डनर और बाकी के एल्डर्स को। चैलेंजर कहता है हम दोस्त से बढ़ के हुआ करते थे, हम भाई थे, हम लोग साथ में गेम्स खेलते गए। तुम्हें गेम खेलना पसंद था और मुझे चैलेंजेस एक्सेप्ट करना। हम सदियों तक गेम्स खेलते गए, यहाँ तक कि उस वक्त में न जाने कितने नए स्टार्स बने और ख़त्म हुए। पर जब हमारा गेम ख़त्म हुआ तुमने मुझे धोखे से हरा दिया और तुमने मुझे एग्जिस्टेंस से ही हटा दिया। तुमने ऐसा कैसे किया? हम भाई हुआ करते थे। तुमने जब मुझे एग्जिस्टेंस से हटाया तब मैं मरा नहीं, मैं बल्कि ऐसी जगह फंस गया जहाँ ना तो कोई टाइम था और ना ही कोई स्पेस। वहाँ था तो बस अंधेरा। मैं उस पागलपन में फंसा रहा और अपने मरने का इंतजार करता रहा, लेकिन मैं वापस आया तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देने के लिए। तुमने उस गेम में चीटिंग की थी और इसलिए आज मैं ये गेम में तुमको हरा के उसकी सजा दूंगा। जिस पे ग्रैंड मास्टर चैलेंजर को गुस्सा छोड़ने के लिए कहता है। फिर ग्रैंड मास्टर कहता है अब बारी है हमारे नेक्स्ट मूव की। तब चैलेंजर कहता है इस बार मैं एयर को चूज करूंगा। ग्रैंड मास्टर कहता है और मैं आइस को चूज करूंगा। ग्रैंड मास्टर कहता है तुम्हारा अब क्या होगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक प्लेयर वैसे भी शॉर्ट है। जिस पे चैलेंजर कहता है मुझे लगता है कि तुम अब वाकई में बूढ़े हो चुके हो, मेरे पास कभी भी एक प्लेयर शॉर्ट नहीं था। मैंने अपना एक प्लेयर रिजर्व करके रखा है, वो मेरे ताश का इक्का है और मेरा वो इक्का अच्छे से जानता है कि गुस्सा क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ न्यू मैक्सिको के वीरान जंगलों में एक गुफा के अंदर से किसी की हेल्प मांगने की आवाज आती है और इस आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों ही था। और क्या यही शख्स चैलेंजर के ताश का इक्का है? ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि आज के हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें। अगर आपने अभी तक हमारी डेथ ऑफ हल्क वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लें, जिससे आपको अब आगे की स्टोरी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस स्टोरी को समझने के लिए आप हमारे फर्स्ट एपिसोड से शुरुआत कर सकते हैं। और हाँ, एक इशू में लगभग 20 पेजेस होते हैं, तो मैं उतनी ही स्टोरी आपको एक वीडियो में बता पाता हूँ। इस वजह से स्टोरी की लेंथ छोटी रह जाती है और अगर मैं 2 इशूज़ को एक साथ कवर करूँगा तो वो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, जिससे मैं एक दिन में 2 वीडियो नहीं ला पाऊंगा। आपके लिए भले ही ये 8 मिनट की वीडियो हो, पर मेरे लिए मेरे 5 घंटे होते हैं और अभी मैं सब कुछ अकेले ही कर रहा हूँ। तो आप लोग कुछ दिन मैनेज कर लीजिए, फिर मैं वीडियो की लेंथ पर ध्यान देते हुए स्टोरीज को लाऊंगा। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. पिछले एपिसोड में हमने देखा था 2 मिस्टिकल बीकन रोम और पेरू में अपीयर होते हैं, जिनमें से एक को ब्लैक डॉर्फ और दूसरे को ह्यूमन टॉर्च ले लेता है और इसकी कीमत उनको खुद के सेक्रीफाइस से चुकानी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही ग्रैंड मास्टर के पास एक क्रिस्टल में कैद होते हैं और ग्रैंड मास्टर चैलेंजर के साथ मिलके एक कॉस्मिक गेम खेल रहा है और इसके लिए उसने अर्थ को बैटल ग्राउंड के रूप में चुना है।
अब आगे। आज का एपिसोड शुरू होता है रोग के ख्यालों के साथ। रोग सोच रही होती है लाइटनिंग के वर्ड्स ने उसे एकदम ही तोड़ के रख दिया है कि ह्यूमन टॉर्च अब नहीं रहा। रोग का ऐसा होना लाजमी भी था क्योंकि ह्यूमन टॉर्च रोग के लिए उसका विनोद था और रोग ह्यूमन टॉर्च के लिए उसकी विनोदी थी। आगे आप इतने समझदार तो हैं ही कि इन दोनों में क्या संबंध रहा होगा ये आप समझ गए होंगे। आपको जो भी लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अब मैं देखता हूँ कि आप लोग क्या समझे हैं। रोग अपनी लीडरशिप में इतना लॉस झेलने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी, पर तभी वहाँ पर वॉयेजर आ जाती है। वॉयेजर सबको बताती है कि डॉक्टर टोनी ने फिर से 2 बीकन को किसी जगह पर लोकेट किया है। हरकुलिस वॉयेजर से कहता है रोग जॉनी की वजह से काफ़ी परेशान है तो उसे थोड़ा समय चाहिए खुद को संभालने के लिए। तब वॉयेजर हरकुलिस से सारा माजरा पूछती है। लाइटनिंग कहता है उसने अपनी आंखों से देखा जैसे ही ह्यूमन टॉर्च ने उस बीकन को हाथ लगाया वो वहाँ से गायब हो गया और ऐसा ही ब्लैक डॉर्फ के साथ हुआ था। इसका मतलब ये है कि जो भी उस बीकन को हाथ लगाएगा वो छूमंतर हो जाएगा। वॉयेजर रोग को दिलासा देते हुए कहती है उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी बात को कैसे कहे, जिस पे रोग जवाब देती है तो फिर वो चुप ही रहे। रोग कहती है वो हार नहीं मानेगी, वो ये पता लगा के रहेगी कि ये लोग आखिर गेम कौन सा खेल रहे हैं और इस गेम के रिवॉर्ड्स क्या हैं। वो ह्यूमन टॉर्च का बदला जरूर लेके रहेगी। तब लेडी थॉर वॉयेजर से उन बीकन की लोकेशन के बारे में पूछती है। वॉयेजर बताती है एक बीकन न्यू मैक्सिको में देखा गया है और दूसरा अंटार्कटिक में, पर सिटीजन भी चाहता है कि वो उन लोगों को लेकर बेस पर आए, जिस पे रोग कहती है नहीं, वो सीधा उन ब्लैक ऑर्डर्स की तरफ जाएगी। तब लाइटनिंग और हरकुलिस भी रोग के साथ जाने के लिए कहते हैं। इधर अवेंजर्स हेडक्वार्टर में फैल्कन डॉक्टर टोनी और सिटीजन वी को ह्यूमन टॉर्च के बारे में बताता है। डॉक्टर टोनी भी इस बात से दुखी हो जाती है। फिर डॉक्टर टोनी कहती है उसने अभी अभी 2 और बीकन को लोकेट किया है, जिस पे फैल्कन कहता है ओके, मतलब अब जब टॉर्च नहीं रहा है तो वो 4 अवेंजर्स के साथ वहाँ पर जाएगा। लेकिन रेड हल्क की तबीयत कुछ खराब होने लगती है। तब रेड हल्क श्रिंक होते हुए ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और बताता है कि हाइड्रा के कुछ एक्सपेरिमेंट्स के वजह से उसका ये हाल हुआ है और वो ज़्यादा देर तक अपने रेड हल्क की फॉर्म में नहीं रह सकता है। तब फैल्कन वॉयेजर को कांटेक्ट करके रोग की टीम और फैल्कन की टीम को सीधा हेडक्वार्टर में टेलीपोर्ट करने के लिए कहता है। वॉयेजर बोलती है उसकी भी कुछ लिमिट्स हैं। उसके पास 2 ऑप्शन हैं कि वो या तो सबको एक साथ बेस पर ले आए या फिर वो रोग की टीम को लेकर सीधा अंटार्कटिक ले जाए, क्योंकि वो बस अब एक ही बार टेलीपोर्ट कर सकती है, जिसके बाद उसे लगभग आधा घंटे के लिए रेस्ट चाहिए होगा। और अब वो जानती है कि उसे कौन सा ऑप्शन चूज करना है, जिसके बाद वॉयेजर रोग की टीम को सीधा अंटार्कटिक में टेलीपोर्ट करती है। इधर फैल्कन की टीम की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, तब वो लोग जाने के लिए एम के शिप को बुलाते हैं, पर तभी वहाँ पर स्कारलेट विच, डॉक्टर वुडू और सिटीजन भी आ जाते हैं। स्कारलेट कहती है अब जब हमारे कुछ हीरोज थक चुके हैं तब वो लोग उनकी कमी को पूरा करने के लिए आ गए हैं, और तभी वहाँ पर शिप आ जाता है। वंडरमैन कहता है उसे थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, शायद बीस्ट को उसकी ज़रूरत है। फिर वंडरमैन जार्विस के पास उसको देखने के लिए आता है। बीस्ट वंडरमैन को बताता है कि उसे जार्विस के बायो स्कैन में उसके अंदर कुछ अलग सा नज़र आ रहा है, तो क्या एक बार वंडरमैन भी जार्विस के अंदर अपनी पावर से चेक करने की कोशिश करेगा। तब वंडरमैन बेमन से ही जार्विस पर अपनी पावर को यूज़ करते हुए जार्विस को स्कैन करके बोलता है उसे जार्विस की बॉडी में किसी भी तरह का कोई रेडिएशन या फिर कोई एलियन ट्रैक नहीं हो रहा है। जार्विस बस कोमा में है, वो फालतू में ही जार्विस को लेके अलग थ्योरी बना रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अंटार्कटिक में ब्लैक ऑर्डर्स को देखते हैं। कार्वस ग्लेब बोलता है हमें जल्दी करना होगा, इससे पहले यहाँ पर कोई हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ जाए। ब्लैक सॉन बोलती है उसने कभी नहीं सोचा था कि इस प्लेनेट पर ऐसी भी कोई जगह है जहाँ इतनी ठंड है। तब सुपर जायंट बोलती है हर बीकन अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से लोकेशन को चूज़ करता है, ये बीकन जरूर आइस से रिलेटेड है, इसलिए ही ये यहाँ पर अपीयर हुआ है। रॉक्सिमा कहती है यहाँ पर इतनी शांति है कि जैसे यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो इस बार जीत हमारी ही निश्चित होगी। अभी प्रॉक्सिमा की बात कंप्लीट भी नहीं हुई होती है कि उसे एक म्यूनिर आके हिट करता है। तब हम देखते हैं वॉयेजर रोग की टीम को सीधा अंटार्कटिक में टेलीपोर्ट करके ले आई होती है, जहाँ पर ये लोग आते ही सीधा फुल एनर्जी से ब्लैक ऑर्डर पर अटैक करने लगते हैं। रोग का मुकाबला सीधा कॉर्वस ग्लेव से होता है। रोग कह रही होती है एक्समैन और अवेंजर्स भले ही हमेशा आपस में लड़ते क्यों ना रहते हों, लेकिन ये हमेशा एक दूसरे की ज़रूरत में साथ खड़े रहते हैं। और ये सोचते हुए रोग कॉर्वस पर बुरी तरह से अटैक किए जा रही होती है, और सिर्फ रोग ही नहीं बल्कि बाकी के हीरोज़ भी
ह्यूमन टॉर्च के जाने की वजह से अपनी रेज में थे और वो लोग भी ब्लैक ऑर्डर की हालत खराब कर दिए थे। और एक वक्त ऐसा आता है जब रोग कॉर्वस के चेहरे को पकड़ के कॉर्वस की पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगती है। कॉर्वस अब काफी वीक पड़ चुका था और तुरंत ही रोग कॉर्वस की बॉडी से अपना हाथ आर पार कर देती है। ये देख के प्रॉक्सिमा गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसके हस्बैंड कॉर्वस ग्रेव घायल हो गया था। प्रॉक्सिमा बोलती है तुमको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, पर ब्लैक सॉन ये समझ गई थी कि बाजी उनके हाथ से जा चुकी है और वो प्रॉक्सिमा को बाद में हमला करने के लिए कहती है, लेकिन प्रॉक्सिमा नहीं मानती है, पर ब्लैक सॉन उसे वहां से ले जाती है। इधर हरकुलिस अब अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। वहीं पर ब्लैक ऑर्डर्स के पास में लिथल लीजेंड की एक मेंबर फेरिन आ जाती है। सुपर जायंट कहती है कोई और भले ही ना पहचान पाए, पर मैं जानती हूँ कि तुम यहीं पर हो, आओ और मेरा सामना करो। जिसपे फेरिन सुपर जायंट पर अटैक करते हुए कहती है जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन इस बार जीत लिथल लीजेंड की ही होगी। वहीं इन सब जगह से दूर कहीं वीराने में कोई बोल रहा होता है कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ अंधेरे में इसके साथ फंसा हुआ हूँ। ये पता नहीं क्यों अब रुकना नहीं चाहता है, ये नहीं मर सकता है, पर ये आवाजें किसकी है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन ये जरूर कोई वहशी जानवर जैसा है जिसकी हमें बस कुछ झलक दिखाई जाती है। और अब ये आखिर है कौन, ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. आज का एपिसोड शुरू होता है कैप्टन ग्लोरी से, जो बोल रहा होता है मेरा नाम ग्ला री है, पर तुम मुझे ग्लोरी बोल सकते हो, और मैं क्री की आर्मी का एक नामी कैप्टन हूँ। मैं एक मिशन पर था जहाँ मुझे कुछ बुरे एलियंस को मारना था, पर अचानक से मुझे वहाँ से जबरदस्ती खींच लिया गया। पहले मुझे लगा मैं अकेला हूँ, पर मुझे पता चला कि मेरे साथ 6 और लोगों के साथ भी यही हुआ है। हम सबको ग्रैंड मास्टर, जो कि एक सेलेस्टियल है, उसने अपने किसी काम के लिए हमें अपने अड्डे पर बुलाया था। उसने हमें अपने गेम के लिए किसी प्यादे की तरह रखा है। अगर हम उसे गेम में नहीं जितवाएंगे तो वो हमें मार देगा, और अपने गेम के लिए उसने अर्थ को अरेना के तौर पर चुना है। और अब मैं इन बंदरों के साथ, जिन्हें लोग अवेंजर्स कहते हैं, इनके खिलाफ लड़ रहा हूँ ताकि मैं ग्रैंड मास्टर को जिता सकूं और अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकूं। तब हम देखते हैं न्यू मैक्सिको में फैल्कन की टीम का मुकाबला लेथल लीजेंड के साथ हो रहा होता है। मेटल मास्टर कहता है मैंने पिछली बार उस बीकन को देखा था जिसे छूते ही वो लड़का वहां से गायब हो गया, और मुझे नहीं पता है कि वो कहां पर है या उसके साथ क्या हुआ। और वैसे भी ग्रैंड मास्टर ने मुझे प्रॉमिट्स को कैप्चर करने के लिए कहा है, तो इसके लिए जरूरी नहीं है मैं इसे अपने हाथ से छूऊं। मेटल मास्टर जीतना तो चाहता है, पर उसे डर लग रहा है कि वो उस बीकन को छूते ही गायब हो जाएगा, जिस वजह से मेटल मास्टर अपने आसपास के मेटल से उस बीकन को कवर करने लगता है। पर तभी वहां पर स्कारलेट विच आ जाती है। स्कारलेट कहती है आखिर ग्रैंड मास्टर कौन है, और क्या इसने ही हमारी अर्थ को चुराया है, और तुम लोगों का ये पागलपन से भरा गेम क्या चीज है। और इतना कह के स्कारलेट विच मेटल मास्टर को वहां से दूर फेंक देती है। इधर अंटार्कटिक में रोग गुस्से से खड़ी होती है। रोग सभी हीरोज से कहती है कि वो लोग उसे कुछ भी ना बोलें, ये जॉनी के बदले की वजह से किया गया है। लाइटनिंग कहता है माना कि कार्वस एक बुरा एलियन था, पर हम हीरोज किसी को नहीं मारते हैं। थॉर कहती है कोई बात नहीं रोग, मैं रिवेंज को अच्छी तरह से समझती हूँ, खास करके तब जब वो रिवेंज किसी अपने की वजह से लिया गया हो। वॉयजर रोग से पूछती है उसकी स्किन में क्रैक्स क्यों आ रहे हैं और वो अलग तरह से क्यों चमक रही है। तब रोग बताती है उसके पास अभी कॉर्वस की पावर्स हैं। जब उसने कॉर्वस की पावर्स को एब्जॉर्ब किया तब उसने कॉर्वस की कुछ यादों को भी फील किया, जिसमें मैंने देखा कॉर्वस को किसी एलियन ने अपने काम के लिए रखा है। ब्लैक ऑर्डर को ग्रैंड मास्टर के प्यादे लिथल लीजेंड को हराना है, और काम खत्म होने के बाद वो शख्स ब्लैक ऑर्डर को और भी पावर्स और उनकी एबिलिटीज को बढ़ा देगा। ग्रैंड मास्टर और चैलेंजर ये दोनों मिलकर एक गेम खेल रहे हैं जिसमें ब्लैक ऑर्डर और लिथल लीजेंड बस उनके प्यादे हैं, और इनके गेम में हमारी अर्थ को नुकसान हो रहा है। तब वहाँ पे लिथल लीजेंड की मेंबर्स फेरोनस बेकन की ओर बढ़ती हुई बोलती है तुमने सही समझा, हम बस प्यादे ही तो हैं जो अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और हमें बस जीतना होगा चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो।
रोग लाइटनिंग से उस बीकन को लाने के लिए बोलती है, पर तब तक फेरिन ने उस बीकन को हासिल कर लिया था, जिसके बाद आसमान में एक नंबर शो होने लगता है। और इसका मतलब ये था कि अब ब्लैक ऑर्डर और लेथल लेजेंड दोनों लोग सेम पॉइंट्स कलेक्ट कर चुके थे। पर तभी वॉयेजर वहां से सीधा अवेंजर्स हेडक्वार्टर में टेलीपोर्ट होती है। अपनी पावर्स को इतना इस्तेमाल करने के बाद वॉयेजर की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। डॉक्टर टोनी वॉयेजर से आराम करने के लिए बोलती हैं। वॉयेजर बताती है उसे जब लोगों को बहुत दूर टेलीपोर्ट करना होता है तो उसे रिचार्ज होने की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर टोनी वॉयेजर से पूछती हैं इन सब चीज़ों के पीछे आर्थर विक्टर था ना। वॉयेजर कहती है तो तुमने मेरे डैड के काम के बारे में पढ़ा है। फिर वॉयेजर डॉक्टर टोनी को अपने बचपन के इंसिडेंट के बारे में बताने लगती है। वॉयेजर कहती है मेरे डैड क्वांटम इंटेलिजेंट की थ्योरी पर काम कर रहे थे। उनकी मशीन लगभग रेडी थी। वो किसी भी पार्टिकल को उसके एटम के साथ किसी और जगह भेजने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इसे तुम टेलीपोर्टेशन भी समझ सकती हो। और उस दिन मेरी माँ भी मेरे डैड से कुछ बात करने के लिए गई थी। उन्होंने मुझे कार में ही रहने को कहा था, पर मैं छोटी बच्ची थी। माँ के पास पीछे पीछे आ गई। मेरी मॉम डैड से बोल रही थी कि उसके डैड कई दिनों से बस अपने प्रोजेक्ट में लगे हुए थे। यहाँ तक कि उसके डैड अपने काम में इतना बिजी थे कि वो ये तक भूल चुके थे कि उनकी कोई बेटी और पत्नी भी है। इस वजह से उसकी माँ काफ़ी दिनों से दुखी थी और वो डैड से बस डाइवोर्स चाहती थी। लेकिन मैंने चुपके से अपने पेरेंट्स की ये सब बातें सुन ली। मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगा, जिसके बाद मैं उनको ये मना करते हुए वहाँ से भागने लगी। मैं बस एक बच्ची ही तो थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने मॉम डैड से अलग रहूं। और इसी बीच मैं पता नहीं कब डैड की मशीन के वायर्स के पास पहुंच गई और डैड की मशीन स्टार्ट हो गई, जिसके बाद वहां कुछ ऐसा होता है कि उससे मुझे पावर्स मिल गई। शुरुआत में थोड़ा पेनफुल था, पर मैं अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीख गई और मैं अपने डैड के काम का जीता जागता प्रूफ बन गई थी। पर जब मुझे अपनी पावर्स को कंट्रोल करना आ गया तब मैंने अवेंजर्स की टीम को ज्वाइन किया और यहाँ के लोगों की प्रोटेक्शन का जिम्मा अपने सर पर लिया। डॉक्टर टोनी पूछती हैं तो तुम्हारे पेरेंट्स अब कहाँ हैं? वॉयेजर कहती है वो लोग गुजर गए। मैं इतने टाइम तक उस जगह फंसी रही, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैक्सिको में फैल्कन और लीथल लेजेंड अभी उस बीकन को पकड़ने के लिए लड़ रहे हैं। कैप्टन ग्लोरी हीरोज को बाकियों के साथ बिजी देखते हुए मेंटिकल से कहते हैं उसे तुरंत ही कुछ करना होगा। तब मेंटिकल खुद उस बीकन को ना पकड़ के अपने साथी ब्लड ब्रदर को उस बीकन को हासिल करने के लिए बीकन की तरफ फेंकता है। ब्लड ब्रदर उस बीकन को नहीं पकड़ना चाहता था क्योंकि वो जानता है कि उस बीकन को छूते ही वो वहां से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। पर जब तक ब्लड ब्रदर उस बीकन तक पहुंचता, एक एरो सीधा ब्लड ब्रदर के हाथ में आगे लगता है और ब्लास्ट हो जाता है। और तब हम देखते हैं वो एरो हॉकाई ने चलाया होता है। और अब इस मैदान में हीरोज की मैन पावर्स बढ़ चुकी थी क्योंकि हॉकाई और रेड वुल्फ दोनों साथ में थे। पर इन सबसे दूर मैक्सिको के वीराने में कोई अभी भी अपने आप से लड़ रहा होता है। वो शख्स बोलता है मैं कब से इसे शांत रखने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं इसे ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अगर यहाँ कोई मुझे सुन रहा है तो वो यहाँ से भाग जाए, क्योंकि जब वो आएगा तब बस तबाही होगी। इसलिए जो भी यहाँ पर मौजूद है वो यहाँ से चला जाए। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें न्यू मैक्सिको ले जाया जाता है, जहाँ पर अब फाइट को ज्वाइन करने वंडरमैन भी पहुँच गया था। लेकिन लीथल लेजेंड अभी भी हीरोज पर भारी पड़ रहे थे। इधर मिडटाउन मैनहट्टन में बीस्ट का शक सही साबित होता है, क्योंकि बीस्ट को जार्विस की बेहोशी का राज पता चल गया था। जार्विस के माइंड में एक एलियन पेंटागन बैठा हुआ था। बीस्ट नाडिया से पूछता है कि क्या वो उसकी जार्विस को जगाने में उसकी मदद करेगी। नाडिया कहती है हैंक ये तुम कैसी बात कर रहे हो, जार्विस मेरे पिता समान है, मैं उन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। हैंक कहता है बस मुझे यही सुनना था। और हैंक तुरंत ही एक इंजेक्शन नाडिया के लगा के उसके ब्लड सैंपल ले लेता है। नाडिया कहती है ये वो उससे पूछ के भी कर सकता था। बीस्ट कहता है उसे इन सब के लिए टाइम नहीं था, अगर जल्दी ही जार्विस को जगाया ना गया तो जार्विस की जान भी जा सकती है। तब बीस्ट नाडिया के ब्लड से कुछ टेस्ट करता है और बताता है कि ये काम कर गया, तुम्हारा ब्लड उस एलियन क्रिएचर को नुकसान पहुंचा सकता है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें न्यू मैक्सिको ले जाया जाता है, जहां रेड वुल्फ हॉकाई से कवर मांगता है। हॉकाई कहता है तुम कवर किस लिए चाह रहे हो? रेड वुल्फ बोलता है मैंने इनकी बातें सुन ली थी, अगर हमें हमारी अर्थ को बचाना है तो हमें इस बीकन को हासिल करना ही होगा। हॉकाई बोलता है इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, तुम्हें जॉनी के बारे में तो पता ही है। रेड वुल्फ कहता है चाहे कुछ भी हो वो इसके लिए वापस आएगा, लेकिन तुम्हें मुझे कवर देना ही होगा। हॉकाई कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, मेरे 3 गिनने पर तुम भाग सकते हो। रेड वुल्फ कहता है कि वो रेडी है। फिर रेड वुल्फ
हॉकाई के इशारे पर उस बीकन को हासिल करने के लिए भागने लगता है। उसके रास्ते में ब्लड ब्रदर पड़ते हैं, लेकिन ब्लड ब्रदर्स भी रेड वुल्फ से ज़्यादा फुर्तीले नहीं थे। पर तभी रेड वुल्फ उस बीकन को हासिल कर लेता है, लेकिन जैसा कि आपको पता ही है, बीकन को हासिल करते ही उसे छूने वाला वहाँ से गायब हो जाता है। फैल्कन हॉकाई पर गुस्साने लगता है। फैल्कन कहता है वो अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। हॉकाई चाहता तो वुल्फ को रोक सकता था। हॉकाई, तुम किसी के भी दोस्त कहलाने के लायक नहीं हो, तुमने ब्रूस के साथ भी ऐसा ही किया था। हॉकाई फैल्कन से बोलता है रेड वुल्फ उसका दोस्त नहीं था, कभी नहीं था, बल्कि वो उसके लिए भाई जैसा था। और जितना मुझे पता है कि यहाँ पर ये सब कुछ गेम की तरह ही हो रहा है, तो रेड वुल्फ जरूर उसी जगह पर होगा जहाँ पर अभी ह्यूमन टॉर्च मौजूद है। फिर तब हम देखते हैं हॉकाई का अंदाजा एकदम सही था, क्योंकि ह्यूमन टॉर्च, ब्लैक डॉर्फ और रेड वुल्फ एक जगह पर ही क्रिस्टल में कैद थे। लेकिन चैलेंजर इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि एवेंजर्स चैलेंजर के गेम को खराब कर रहे थे। ग्रैंड मास्टर कहता है अब बारी है हमारे फाइनल पिरामिड की, जो ये डिसाइड करेगा कि हम में से किसकी जीत होगी। तब हम देखते हैं हॉस्पिटल में जहाँ पर जार्विस का ट्रीटमेंट चल रहा है, वहीं पर फाइनल पिरामिड अपीयर होता है। ये पिरामिड सोल पिरामिड है, और इसकी वजह से हॉस्पिटल में सब तरफ सोल्स या कहें भूत जैसी चीजें घूमने लगती हैं और लोगों को परेशान करने लगती हैं। दरअसल इस गेम में ग्रैंड मास्टर और चैलेंजर की स्ट्रेटेजी ये है कि वो अपने अर्थ के हीरोज को एक दूसरे के अपोनेंट को रोकने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पर चैलेंजर अभी भी मुस्कुरा रहा था। चैलेंजर कहता है तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन मेरा अभी फाइनल ताश का इक्का बाकी है। ग्रैंड मास्टर, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, और इसलिए मैं गुस्से के बारे में जानता हूँ। गुस्सा शांत होता है, खूनी होता है, और गुस्से के बारे में सबसे बड़ी बात, वो कभी नहीं मरता है। और तब हम देखते हैं हल्क को, जिसे चैलेंजर ने एक बार उसकी मौत से उसे जगा दिया था। पर इतने दिन तक गायब रहने के बाद से हल्क का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो अभी भी बहुत ही गुस्से में नजर आ रहा था। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. पिछले एपिसोड में हमने देखा था लेथल लेजेंड से ब्लड ब्रदर एक पिरामिड को हासिल करने ही वाला होता है कि वहां पर एक एरो पूरे गेम को ही बदल देता है, क्योंकि बैटलफील्ड को अब हॉकाई और रेड वुल्फ दोनों ही लोग ज्वाइन कर चुके थे। रेड वुल्फ ये जानता था ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक उनमें से कोई उस पिरामिड को हासिल नहीं कर लेगा, और इसके लिए रेड वुल्फ खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। पर तभी चैलेंजर अपने हुक्म के इक्के यानी हल्क को उसकी मौत से जगा देता है। अब आगे आज का एपिसोड शुरू होता है हॉस्पिटल से, जहां भूत सबको परेशान करने में लगे थे। बीस्ट उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो जल्दी ही समझ जाता है कि वो उन्हें नहीं रोक सकता है। और इधर अब उस एलियन की वजह से जार्विस के पास समय भी काफी कम बचा था। पर तभी नाडिया को जार्विस की बॉडी में उस एलियन पेंटागन की लोकेशन का सही पता चल जाता है। तब बीस्ट देर न करते हुए नाडिया के पिम पार्टिकल की मदद से जार्विस की बॉडी में चला जाता है। नाडिया कहती है उसके पास बस 15 मिनट हैं, और इतने ही टाइम में बीस्ट को उस पेंटागन को खत्म करके काम को अंजाम देना होगा। बीस्ट के जाने के बाद नाडिया बाहर उस सोल पिरामिड को कैप्चर करने की कोशिश करती है, लेकिन नाडिया उस पिरामिड को छू भी नहीं पाती है। नाडिया इस बात से हैरान थी, क्योंकि ऐसा अभी तक किसी भी पिरामिड के साथ नहीं हुआ था। फिर नाडिया उस पिरामिड को अपने पिम पार्टिकल से श्रिंक करने की कोशिश करती है, लेकिन पिम पार्टिकल का पिरामिड पर भी कोई असर नहीं होता है। वहीं पर बीस्ट जार्विस की बॉडी में उसके माइंड तक पहुंच गया था। बीस्ट जार्विस के माइंड में जार्विस की बहुत सी यादों को देखता है कि उसे एवेंजर्स के लगभग सभी कारनामे याद थे। पर तभी बीस्ट को वहां पर एलियन पेंटागन नजर आता है, जिसकी वजह से जार्विस कोमा में था। बीस्ट अपनी गन से उस पेंटागन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी पेंटागन बीस्ट को ही पकड़ लेता है, और बीस्ट से उसकी गन छूट जाती है, जिससे वो उस पेंटागन को मार सकता था। इधर नाडिया अब बाकी के लोगों को बचा रही थी, लेकिन अब टाइम काफ़ी हो चुका था और बीस्ट अभी तक बाहर नहीं आया था, जिससे नाडिया भी जार्विस की बॉडी में चली जाती है। फिर नाडिया उस गन से एलियन पेंटागन पर शूट करती है, जिससे पेंटागन वहीं पर मर जाता है। फिर बीस्ट और नाडिया दोनों ही लोग जार्विस की बॉडी से बाहर आ जाते हैं। जार्विस ठीक होते ही कहता है जब वो कोमा में था तब उसने उन दोनों की सब बातों को सुना है,
तुम लोग अभी बहुत बड़ी हकीकत से अनजान हो। पर सोल स्टोन की वजह से बीस्ट जारविस को रोकते हुए बोलता है वो लोग उसकी सच्चाई को बाद में सुनेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर वॉयेजर आ जाती है। वॉयेजर को देख के बीस्ट और नाडिया थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि वॉयेजर उनको बचाने के लिए आ गई थी। नाडिया भी वॉयेजर को चीयर करके कहती है कि वॉयेजर उनके साथ ना होती तो आज एवेंजर्स का क्या होता। लेकिन जारविस कहता है नहीं, मैं यही तो तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम लोगों को ट्रिक किया गया है, तुम्हारी यादों के साथ छेड़छाड़ हुई है। वैलेरी विक्टर या वॉयेजर जैसी कोई भी इंसान एवेंजर्स में कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया करती थी। बीस्ट कहता है हाँ, मैंने भी तुम्हारी यादों में कहीं पर भी वॉयेजर को नहीं देखा था, पर आखिर ये लड़की है कौन। पर तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि वॉयेजर वहां से उस पिरामिड को चोरी करके भाग जाती है। इधर कॉस्मिक गेम रूम में चैलेंजर इस बात से कंफ्यूज था। चैलेंजर ग्रैंडमास्टर से कहता है ये एवेंजर उस पिरामिड को लेकर के चोरी कैसे कर सकती है। ग्रैंडमास्टर चैलेंजर की बात को इग्नोर करके कहता है वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारे हल्क के पास कुछ भी करने के लिए कोई टारगेट नहीं है। पर चैलेंजर अभी भी अपनी बात पर अड़ा था। चैलेंजर ये जानना चाहता था कि फाइनल पिरामिड चोरी कैसे हो गया, क्योंकि पिरामिड को छूते ही उसे छूने वाला क्रिस्टल में कैप्चर हो जाता है। तो ग्रैंडमास्टर कहता है शांत रहो मेरे मित्र, तुम तो एक एल्डर हो और एल्डर होने के नाते तुम्हें स्पेस के नियम तो पता ही होंगे कि चीजें कभी भी कैसे भी बदल सकती हैं। वैसे भी मनुष्य काफी अद्भुत है, उसके कारनामे हम एल्डर्स को भी आश्चर्यचकित कर देते हैं। मैं तो बस गेम में अपनी चालों को चल रहा हूँ, बेहतर होगा कि तुम भी अपनी चालों पर ध्यान दो। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वॉयेजर एवेंजर्स हेडक्वार्टर में पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ हेडक्वार्टर में मौजूद कोई भी हीरो अभी वॉयेजर की हकीकत से अनजान था। डॉक्टर टोनी वॉयेजर से पूछती हैं कि क्या वो ठीक है और उसकी बॉडी का कलर ब्लू कैसे पड़ गया। रेड हल्क कहता है और तुमने उस पिरामिड को होल्ड कैसे कर रखा है। पर वॉयेजर उन सबको खुद से दूर रहने को कहती है, जिसके बाद वॉयेजर खुद को एक वॉल्ट में बंद कर लेती है। उस वॉल्ट में वॉयेजर अपने नेक्स्ट मूव के बारे में सोचने लगती है। वॉयेजर बोलती है वैसे ये बिल्कुल भी झूठ नहीं था। आर्थर विक्टर नाम का एक साइंटिस्ट हुआ करता था और उसने टेलीपोर्टेशन थ्योरी पर काम भी किया था और इसी बात का फायदा उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए किया कि वॉयेजर आर्थर की बेटी है, पर हकीकत में उसके पिता तो कोई और है। और तब हमें पता चलता है कि वॉयेजर तो ग्रैंडमास्टर की बेटी है। वॉयेजर कहती है उसके फादर ने उसे चीट करना सिखाया जिससे उसे कोई पकड़ ही ना सके। मैंने और मेरे फादर ने मिलके न जाने कितने कॉस्मोस के एडवेंचर किए हैं। हम दोनों ने मिलकर ग्रैंडमास्टर के अपोनेंट को हराया है, यहाँ तक कि हमने मिलकर कुछ प्लैनेट्स को गैलेक्टस तक से बचाया है। पर पता नहीं क्यों मुझे इस बार कुछ अलग फील हो रहा है। ग्रैंडमास्टर ने मुझे बस टेलीपोर्टेशन और मेमोरी को अल्टर करने की ही पावर्स दी हैं। वॉयेजर तब आगे बोलती है वो इस गेम में बस अपने फादर ग्रैंडमास्टर को जिताने के लिए भेजी गई थी। वो हमेशा से ग्रैंडमास्टर के गेम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है और मैं अब इस गेम का हिस्सा होने से थक चुकी हूँ। वहीं पर चैलेंजर हल्क से बोल रहा होता है कि वो आगे बढ़ता रहे, उसे कोई नहीं रोक सकता है। फिर चैलेंजर ग्रैंडमास्टर से कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे लिथल लीजन हल्क को रोक सकते हैं। लेकिन हल्क को रोकना लिथल लीजन के भी बस की बात नहीं थी। इधर डॉक्टर टोनी फैल्कन को कांटेक्ट करके बताती हैं कि वॉयेजर उस पिरामिड को लेके अवेंजर्स हेडक्वार्टर में आ गई है, लेकिन उसने खुद को वॉल्ट में छुपा लिया है और वो हमें कुछ बता भी नहीं रही है। पर तभी एवेंजर हेडक्वार्टर के गेट पर कुछ टकराता है। रेड हल्क बोलता है ये आवाज़ तो ऐसी थी जैसे किसी ने गेट पर बॉम्ब को एक्सप्लोड किया है। डॉक्टर टोनी कहती हैं वो अभी अपने कैमरा से गेट पर चेक करती हैं, पर वहाँ मौजूद सभी लोग तब हैरान हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि गेट पर कोई और नहीं बल्कि हल्क है। लाइटनिंग कहता है हल्क तो मर चुका था ना, आई मीन ब्रूस को हॉकाई ने मार दिया था, पर यह है कौन। डॉक्टर टोनी कहती हैं फिलहाल तो ये हमें हल्क नजर आ रहा है और हो ना हो ये जरूर वॉयेजर के पीछे पड़ा है। फिर एनिग्मा हल्क को रोकने के लिए गेट पर पहुंच जाती है। एनिग्मा हल्क से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हल्क की रेज के सामने अकेले एनिग्मा कैसे टिक सकती थी। हल्क एनिग्मा के सूट को तोड़ने लगता है, पर एनिग्मा को बचाने के लिए कैनन बॉल वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन हल्क कैनन बॉल को भी अपने एक झटके से किसी मच्छर की तरह फेंक देता है। फिर लाइटनिंग भी अपने आप को आजमाने के लिए हल्क को रोकने के लिए आता है। लाइटनिंग अपनी फुल पावर के साथ हल्क पर लाइटनिंग स्ट्राइक करता है, पर हल्क को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। पर तभी किसी की आवाज़ आती है जरा अपने साइज वाले से मुकाबला करके देखो, और वैसे भी हमें लड़े हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। फिर तब हम देखते हैं रेड हल्क को, जो कि आयरन मैन के आर्मर में हल्क से लड़ने के लिए आ चुका है। अब देखना यह है कि रेड हल्क क्या हरे भरे हल्क को हरा पाएगा या नहीं, क्योंकि हल्क तो
हल्क है। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. आज का एपिसोड शुरू होता है चैलेंजर की आवाज के साथ से, जो अपनी टीम में बचे ब्लैक स्वॉन और प्रॉक्सिमा मिडनाइट से बोल रहा होता है कि वो लोग फाइनल पिरामिड तक पहुंचने के लिए अर्थ की रोटेशन की मदद लें। जिसके बाद चैलेंजर ग्रैंड मास्टर से बोलते हुए कहता है, इस टाइम तुमसे जीतना भी उसके लिए बेइज्जती जैसा होगा। ग्रैंड मास्टर कहता है, जीत बस जीत होती है, फिर चाहे वो कैसे भी हासिल की गई हो। फिर ग्रैंड मास्टर वॉयेजर से टेलीपैथी के जरिए बात करते हुए वॉयेजर से कहता है कि वो फिर से गेम में आ जाए। वॉयेजर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। ग्रैंड मास्टर कहता है, बेटी ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? तुम्हारे पास फाइनल पिरामिड है, तुम मुझे जिता सकती हो। वॉयेजर बोलती है कि वह ग्रैंड मास्टर को सुन सकती है, पर अब वो ग्रैंड मास्टर की पुतली नहीं रहेगी। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एवेंजर्स हेडक्वार्टर में रेड हल्क और हरिया हल्क आपस में लड़ रहे थे। इन दोनों की ये लड़ाई काफी डेडली चल रही थी, पर रेड हल्क कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो असली हल्क के सामने फीका ही है। और जल्दी ही हल्क रेड हल्क को न्यूट्रलाइज कर देता है और जनरल को मारने जा रहा होता है। वहीं इन सबसे दूर स्कारलेट विच वंडरमैन से तुरंत ही हेडक्वार्टर पहुंचने के लिए कहती है। वंडरमैन कहता है वो लाइटनिंग जितना फास्ट तो नहीं है, पर फिर भी वो यहाँ से जाके हल्क को रोकने की कोशिश करेगा। साइनैप्स स्कारलेट से जादू ट्राई करने के लिए कहती है। स्कारलेट कहती है, जब विजन पिछली बार न्यूट्रलाइज हुआ था तब उसने हेक्स मैजिक को यूज किया था और वो फिर से उस मैजिक को यूज करने की कोशिश करेगी, लेकिन इसके लिए उसे एक वॉलंटियर चाहिए होगा। तब डॉक्टर वुडू इसके लिए रेडी हो जाते हैं और स्कारलेट के हेक्स मैजिक की वजह से हेडक्वार्टर में मौजूद विजन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, जिसके चलते रेड हल्क की जान बच जाती है। विजन हल्क से उस पर फोकस करने को कहता है। हल्क का ध्यान भटकते ही क्विक सिल्वर रेड हल्क को वहां से ले जाता है, लेकिन तभी क्विक सिल्वर को वहां पर तेज से मूव करती हुई एक ब्लू लाइट दिखती है। ये ब्लू लाइट इतनी तेज मूव कर रही थी कि कोई नॉर्मल हीरो उसको देख भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर टोनी रेड हल्क को चेक करती है। रेड हल्क की हार्ट बीट अभी भी चल रही थी। इधर विजन और हल्क आमने सामने थे। विजन हल्क को जब्बर मुक्का मारता है। हल्क और गुस्से में आ जाता है। फिर हल्क भी विजन पर अटैक करता है, जिसपे विजन पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विजन ने अपनी डेंसिटी को कंप्रेस कर दिया था। फिर विजन अपनी पावर से हल्क के माइंड को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करते वक्त विजन अपनी डेंसिटी को कम नहीं कर सकता था। और इसका मतलब ये था कि अब हल्क के अटैक का असर विजन पर हो सकता है, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। हल्क विजन के सिर पर एक मुक्का मारता है, जिससे विजन का सर वहीं पर फूट जाता है। फिर हल्क विजन को वहीं पर छोड़ के आगे बढ़ने लगता है। कैनन बॉल और लाइटनिंग चुपके से ये हल्क को देख रहे थे, क्योंकि उन दोनों में से अब किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो हल्क का सामना कर सकें। कैनन बॉल डॉक्टर टोनी को बताता है कि हल्क अब वॉल्ट की ओर वॉयेजर की तरफ बढ़ रहा है, पर तभी वहां पर चैलेंजर की टीम से ब्लैक स्वॉन और प्रॉक्सिमा मिडनाइट पहुंच जाती हैं, जिसको रोकने के लिए लाइटनिंग और कैनन बॉल कोशिश करते हैं। प्रॉक्सिमा बोलती है उसने हजारों गैलेक्सी में सफर किया है और लाखों लोगों से उसने फाइट की है, इसलिए ब्लैक ऑर्डर को रोका नहीं जा सकता है। कैनन बॉल कहता है, ये बात तो तुमने पहले भी बोली थी, पर अब तुम्हारे बाकी के मेंबर्स देख लो किस जगह पर है। ब्लैक ऑर्डर को रोकने के लिए डॉक्टर टोनी और एनिग्मा भी आ जाते हैं, पर इधर हल्क उस वॉलेट के गेट तक पहुंच चुका था, जहां पर वॉयेजर उस पिरामिड के साथ मौजूद थी। तब हल्क उस डोर को तोड़ते हुए पहली बार बोलता है, हल्क को पिरामिड चाहिए। पर जब तक हल्क उस गेट को तोड़ पाता, हल्क पर कोई अपनी बीम से अटैक करके बोलता है, हेलो ब्रूस, काफी टाइम हो गया तुमसे बात करे हुए। फिर तब हम देखते हैं वंडरमैन वहां पर हल्क को रोकने के लिए पहुंच चुका होता है। वहीं पर इन सबसे दूर थॉर अपनी पावर से क्वीन जेट को अल्ट्रा स्पीड से एवेंजर हेडक्वार्टर की तरफ लेके आ रही होती है। थॉर रोक से कहती है उसकी लाइटनिंग की वजह से जेट को नुकसान भी हो सकता है, लेकिन रोक बोलती है थॉर बस उसे जल्दी से हेडक्वार्टर को पहुंचा दे। इधर एवेंजर्स हेडक्वार्टर में वंडरमैन हल्क के सामने खड़ा होता है और सोच रहा है, मेरा नाम सिमोन विलियम है, मैं एक अवेंजर रह चुका हूँ और मैं एक वक्त पर अवेंजर का दुश्मन भी रह चुका हूँ। मैं एक बार मर भी चुका हूँ
और मैं फिर से जिंदा भी हो चुका हूँ और यही मेरी सच्चाई है। फिर वंडरमैन हल्क से उसको सुनने के लिए कहता है और कहता है कि वो बिल्कुल भी हल्क पर अटैक नहीं करेगा, चाहे हल्क उसे कितना भी मारे। पर हल्क के अंदर ब्रूस बैनर, तुमको मुझे सुनना ही होगा। लेकिन हल्क फिर भी वंडरमैन को मारता जाता है। वंडरमैन एक बार फिर से कोशिश करता है कि वो ब्रूस बैनर से बात कर सके। वह कहता है, ब्रूस मुझे पता है कि तुम अब भी हल्क के अंदर ही हो और मुझे सुन सकते हो। हल्क तुम मुझसे बात करो, हम फ्रेंड्स हैं। तब हल्क वंडरमैन को जमीन पर पटकते हुए बोलता है, हम फ्रेंड्स नहीं हैं। तुम्हारी अहिंसा वाली बातें बस हॉलीवुड को पसंद आ सकती हैं, मुझे नहीं। और अब मैं तुमको स्मैश करने वाला हूँ। वंडरमैन हल्क की आवाज़ को पहचानता था, लेकिन इस बार ये आवाज़ हल्क की बिल्कुल नहीं थी। ये आवाज़ जैसे हल्क के शरीर से किसी और की थी। हल्क वंडरमैन को हैरान देखते हुए पूछता है, क्या हुआ सिमोन, तुम तो मुझसे बात करना चाहते थे ना। वहीं पर दूसरी जगह ब्लैक ऑर्डर की हीरो से फाइट चल रही थी, लेकिन तभी वहां पर वॉयेजर और उसकी टीम आ जाती है। अब ब्लैक ऑर्डर का सामना एक बार फिर से रोग और थॉर से था और इस वजह से प्रॉक्सिमा थोड़ा घबरा जाती है। अंदर वॉल्ट में वॉयेजर ये सब सोच रही होती है। वो देखती है कि कैसे हीरोज एक के लिए नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए लड़ते हैं। इनके लिए इनकी जीत का मतलब इनकी टीम की जीत है और मैं किस लिए गेम खेलती हूँ, बस अपने फादर को जिताने के लिए। दरअसल वॉयेजर को हीरोज के बीच में रहते हुए टीम वर्क, दोस्ती और जीत के असली मायने समझ आने लगे थे। इधर हल्क वंडरमैन को पीटते हुए बोलता है, बैनर बस मेरे दिमाग में बैठ के रोता रहता है, लेकिन वो एक चीज़ सही सोचता है कि मैं कैसे भी करके वापस जरूर आऊँगा और इसलिए मुझे चैलेंजर ने जगाया है। वंडरमैन पूछता है, ये चैलेंजर कौन है? और ये चैलेंजर जो भी है, ब्रूस ये बस तुमको इस्तेमाल कर रहा है और मैं जानता हूँ तुम मुझे अभी भी सुन सकते हो। पर तभी वहां पर हरकुलिस आ जाता है। वंडरमैन हरकुलिस को मना करता है क्योंकि वंडरमैन हल्क से बात करके उसे शांत रखने की कोशिश कर रहा था। पर हरकुलिस के आ जाने की वजह से हल्क अब शांत ना होके बल्कि और गुस्से में आ गया था। लेकिन हरकुलिस भले ही एक गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है, पर हल्क के सामने वो भी कम ही है, खास करके तब जब हल्क अपनी रेज में हो। और इस वजह से अब थॉर भी हरकुलिस के साथ दे रही है। लेकिन ये लोग शायद ये भूल रहे हैं कि इस बात से हल्क और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर तभी रोग हल्क को पकड़ के उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगती है। रोग ब्रूस की बॉडी में ब्रूस बैनर को फील करती है, जो रोग से कहता है वो नहीं मर सकता है, उसे रोका नहीं जा सकता है, इसलिए तुम सब यहाँ से चले जाओ। रोग हल्क के अंदर इतना गुस्सा देख के डर जाती है और हल्क को तुरंत ही छोड़ देती है। तब हल्क, थॉर और हरकुलिस दोनों को वहां से फेंक देता है। चैलेंजर हल्क से बोलता है, हल्क तुम बस अब उस वॉल्ट से कुछ ही दूर हो, मैं जानता था तुम्हें ये जोकर नहीं रोक सकते हैं। तब हल्क भी वॉल्ट के गेट को तोड़ के अंदर जाने लगता है। चैलेंजर हल्क से बोल रहा होता है, हम बस जीतने ही वाले हैं और इस बार ग्रैंड मास्टर को मैं उसकी जगह दिखा के रहूंगा। हल्क अब वॉलेट में पहुंच चुका था। वॉयेजर हल्क को देख के डर जाती है। वॉयेजर कहती है, इतना सब कुछ देख के मैं ये डिसाइड कर चुकी हूँ कि मुझे क्या करना है और मैं अब अवेंजर्स के साइड से लड़ूंगी। लेकिन हल्क वॉयेजर के हृदय परिवर्तन को इग्नोर करके उसे वहां से फेंक देता है। चैलेंजर हल्क से बोल रहा होता है, शाबाश, अब तुम बस पहुंच गए, तुम मेरे लिए उस पिरामिड को हासिल करोगे और मुझे जीत दिलवाओगे। और अब हल्क भी पिरामिड के बहुत करीब पहुंच चुका था। पर ये क्या, हल्क उस पिरामिड को क्लेम न करके उसे वहीं पर तोड़ देता है। चैलेंजर इस बात से बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि हल्क ने उसको जीत के करीब आके धोखा दे दिया था और इस वजह से हमें ये समझ जाना चाहिए कि हल्क को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, फिर चाहे वो यूनिवर्स का कोई एल्डर ही क्यों ना हो। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. आज का एपिसोड शुरू होता है चैलेंजर और ग्रैंड मास्टर के साथ। चैलेंजर अभी तक नहीं समझ पाया था कि उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। ग्रैंड मास्टर बोलता है, तुमने अपने इक्के को ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट किया था, पर अब जब तुम्हारे हल्क ने फाउल कर दिया है तो तुम इसका मतलब भी समझते होगे। तुम्हारा 1 पॉइंट अब माइनस किया जाता है, इसलिए ये जीत अब मेरी हुई और अब मैं तुम्हें इसकी जो सज़ा देने वाला हूँ वो तुम ख्यालों में भी नहीं सोच सकते हो। इधर अवेंजर्स हेडक्वार्टर में हल्क जैसे ही उस पिरामिड को तोड़ता है वो कन्वर्ट होकर ब्रूस बैनर बन जाता है।
वंडरमैन ब्रूस को संभालता है। अब रोग और बाकी के हीरोज जारविस की वजह से वॉयेजर की हकीकत को जान चुके थे, इसलिए रोग वॉयेजर से पूछती है कि वो कौन है और उसने उन लोगों की मेमोरीज को क्यों बदला। ग्रैंडमास्टर अब जीत चुका था, इसलिए वो वॉयेजर को अपने पास आ जाने के लिए कहता है। वॉयेजर हीरोज से बोलती है कि वो अब हीरोज के साथ रह के अब जान चुकी है कि जीत क्या होती है, दोस्ती और साथ क्या होता है, इसलिए अब वो सच में उन लोगों की मदद करना चाहती है। ग्रैंडमास्टर वॉयेजर को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वॉयेजर बोलती है, तुमने अभी तक तो एल्डर्स और उनके कॉस्मिक गेम के बारे में सुन ही लिया होगा, पर तुम लोग जो नहीं जानते हो वो है कि तुम लोग उनके गेम के लिए किसी रुकावट की तरह नहीं बल्कि उनके प्यादे की तरह थे, जो बस उनको जीत दिलवा रहा था। मुझे ग्रैंडमास्टर ने यहाँ पर तुम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेजा था ताकि मैं उसे जीत दिलवा सकूं। हरकुलिस पूछता है, तो इसका मतलब ग्रैंडमास्टर तुम्हारा मास्टर है? वॉयेजर कहती है, नहीं, ग्रैंडमास्टर उसका फादर है। और ये सब बातें चैलेंजर कॉस्मिक गेम अरेना में स्क्रीन पर देख रहा होता है, जिससे अब चैलेंजर ग्रैंडमास्टर पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ग्रैंडमास्टर तो इस गेम में चीटिंग कर रहा था। ग्रैंडमास्टर कहता है, चैलेंजर बस फालतू में ही ओवर रिएक्ट कर रहा है, वो लड़की तो बस उसके मूव का एक हिस्सा भर थी। पर चैलेंजर अभी भी गुस्से में था। चैलेंजर बोलता है, ग्रैंडमास्टर एक एल्डर के नाम पर कलंक है, उसने एल्डर को डिसऑनर किया है। ग्रैंडमास्टर कहता है वो जानता है कि चैलेंजर सही कह रहा है, लेकिन वो चाहे तो फिर से रिमैच किया जा सकता है। लेकिन चैलेंजर ग्रैंडमास्टर पर अटैक करके बोलता है, नहीं, अब कोई रिमैच नहीं होगा। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अवेंजर्स हेडक्वार्टर में रोग के थॉट सुनाए जाते हैं, जिनमें रोग बोलती है, हम जब भी किसी पुरानी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं तो उसमें तस्वीर क्लियर नज़र आती है, पर हमारे साथ उल्टा हो रहा है। हमारी यादों में वॉयेजर नाम की लड़की को किसी ने इम्प्लांट किया था, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो रहा है। हमारी यादों में हमें वॉयेजर कहीं पर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि वॉयेजर तो कभी भी अवेंजर्स की टीम में थी ही नहीं, और हम वॉयेजर की एग्जिस्टेंस को अवेंजर्स की यादों से इरेज होता हुआ देखते हैं। फिर हीरोज वॉयेजर से कहते हैं, उसे पता है ग्रैंडमास्टर ने क्या किया है, उसके कॉस्मिक गेम की वजह से लोग मर रहे हैं। वॉयेजर उनको बताने की कोशिश करती है कि ये सब उसने अपनी मर्जी से नहीं किया है, ये सब उसके फादर की चाल थी, लेकिन मुझे अभी अपने फादर से मिलना होगा। फिर वॉयेजर वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन स्कारलेट और डॉक्टर वुडू वॉयेजर को वहाँ से भागने नहीं देते हैं। फैल्कन कहता है वॉयेजर को यहीं पर रहकर उसे सब कुछ बताना होगा। वॉयेजर कहती है, ओके, वो नहीं भागेगी और वो उन सबको सब कुछ बताएगी। तब वॉयेजर कहती है उसके फादर ने उसे मेमोरीज को बदलने और टेलीपोर्टेशन की ही पावर दी थी, जिस वजह से उसने उन सब की यादों को बदल दिया। लेकिन विजन एक रोबोट है तो उसकी यादों को नहीं बदल सकी, और इसी वजह से विजन को फ्रीज कर दिया गया। फैल्कन पूछता है, विजन का तो समझ में आता है, लेकिन बाकी के हीरोज क्यों फ्रीज कर दिए गए? इधर ब्रूस बैनर अपने किए हुए काम पर पछता रहा होता है। तब जारविस आके ब्रूस को चाय देते हुए ब्रूस से पूछता है कि वो हीरोज से दूर यहाँ पर अकेला क्यों बैठा है। ब्रूस कहता है वो उन हीरोज से कैसे नज़र मिला सकता है जो अभी उसने एनिग्मा, रेड हल्क और बाकी के हीरोज के साथ किया है। ब्रूस के लिए हेल उसकी अपनी ही बॉडी है, क्योंकि हेल का डीमन उसके अंदर ही रहता है। तब जारविस ब्रूस को समझाते हुए कहता है, तुमने जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट पोएम पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी है तो उसे पढ़ना जरूर, वो मेरी फेवरेट पोएम है। उसमें जॉन कहता है हेवन और हेल जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये सब कुछ माइंड के थॉट्स की वजह से होता है। अगर तुम अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना सीख गए तो हेवन और हेल को चूज करना तुम्हारे बस में होगा, इसलिए वो बस शांत रहे और अपना रास्ता वो खुद चुने। ब्रूस, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं तुम्हें जितना भी जानता हूँ तुम अपने आप में बहुत कुछ हो, बस तुम्हें खुद पे विश्वास करने की ज़रूरत है। जारविस की बातों की वजह से ब्रूस की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ब्रूस को इस वक्त सबसे ज़्यादा इमोशनल सहारे की ज़रूरत थी। वहीं पर डॉक्टर टोनी, वंडरमैन और लाइटनिंग मिलकर विजन को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। डॉक्टर टोनी बोलती है उसे और अच्छे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन तभी क्विकसिल्वर वहाँ पर सबको शांत रहने के लिए कहता है। क्विकसिल्वर कहता है उसे कंसंट्रेशन के लिए शांति चाहिए, यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत ही स्पीड से मूव कर रही है। डॉक्टर टोनी बोलती हैं क्विकसिल्वर को कोई वहम हुआ है, अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता तो उसे सेंसर्स डिटेक्ट कर लेते। क्विकसिल्वर कहता है नहीं, ये काफ़ी फास्ट है, इसे सेंसर्स डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तभी सिनेप्स भी पिएट्रो को स्ट्रेस ना लेने के लिए कहती है, और तभी क्विकसिल्वर उस ब्लू लाइट को देखते हुए कहता है देखो ये रही वो चीज़, और अब हम भी उस ब्लू लाइट को देखते हैं जो कि फ्रीज हुए हीरोज के आसपास मूव कर रही होती है। क्विकसिल्वर भी उस लाइट को पकड़ने की कोशिश करता है,
पर तभी सीन शिफ्ट होता है जहां हमें वॉयेजर बोलते हुए नज़र आती है। वॉयेजर कहती है वो उन लोगों के प्लेनेट से नहीं है, वो एक एल्डर की बेटी है। इन एल्डर्स के बारे में तुमको दो चीज़ें हमेशा सिमिलर मिलेंगी। पहली ये कि वो अपनी स्पीशीज़ के आखिरी बचे मेंबर होते हैं, और दूसरी ये कि वो अपने ऑब्सेशन की वजह से जिंदा रहते हैं। इसके लिए उन्हें बस अपने ऑब्सेशन पर हमेशा काम करते रहना पड़ता है। मेरे फादर और चैलेंजर मिलके एक गेम खेल रहे हैं। ये दोनों ही लोग खुद को चैंपियन साबित करना चाहते हैं, और इसलिए उन दोनों ने अर्थ को कॉस्मिक गेम के लिए चुना है। चैलेंजर ने यूनिवर्स की डेडली टीम को चुना है और मेरे फादर ने लेथल लीजन को। और जो भी इस गेम में जीतेगा उसे चैंपियन या फिर ग्रैंड मास्टर का खिताब से नवाजा जाएगा। इधर चैलेंजर अकेला उस कॉस्मिक गेम रूम में खड़ा था। चैलेंजर काफ़ी गुस्से में था क्योंकि वो उस गेम को जीत सकता था, लेकिन ग्रैंड मास्टर की बेईमानी की वजह से वो अपने खिताब से चूक गया। और अब चैलेंजर ग्रैंड मास्टर के पूरे गेम को ही डिस्ट्रॉय करके अपना गुस्सा निकालना चाहता है। फिर तब हम देखते हैं अर्थ पर अलग अलग लोकेशंस पर तबाही होने लगती है। बीस्ट बोलता है अब तो सिचुएशन और भी बदतर होती जा रही है। इधर वॉयेजर को उसके फादर ग्रैंड मास्टर फील नहीं होते हैं। वॉस्प वॉयेजर से बोलती है वैलेरी, मुझे नहीं पता तुम्हारा असली नाम क्या है, लेकिन तुमने बोला था कि तुम अवेंजर्स के बीच में रह के ये समझी हो कि हम काम क्या करते हैं, हम किसके लिए जीते हैं और हम किसके लिए लड़ते हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और किस जगह से आई हो। इस प्लेनेट पर 7 बिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, इसलिए उन सबकी लाइफ को बचाने के लिए उन सबको इस सिचुएशन में वॉयेजर की मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इससे पहले उन लोगों को कहीं देर ना हो जाए। फिर हम देखते हैं चैलेंजर को, जो अब अर्थ पर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आ चुका है। चैलेंजर बोलता है ये प्लेनेट इस यूनिवर्स के लिए एक बीमारी की तरह है, और इसलिए अब वो इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने आया है। तो क्या अब अर्थ चैलेंजर जैसे एल्डर के हाथों क्रश कर दी जाएगी? इन सभी सवालों के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. पिछले एपिसोड में हमने देखा था अब सभी हीरोज को वॉयेजर की असली सच्चाई का पता चल चुका था, पर हीरोज अकेले नहीं थे जिन्हें वॉयेजर की सच्चाई के बारे में पता चला था। कॉस्मिक गेम रूम में चैलेंजर को भी वॉयेजर के साथ ग्रैंड मास्टर की चीटिंग के बारे में पता चल गया था, और इस बात से चैलेंजर गुस्से में आके ग्रैंड मास्टर पर अपनी पावर से अटैक करके उसको डिसइंटीग्रेट कर देता है। और अब चैलेंजर काफ़ी गुस्से में था, वो अब अर्थ को डिस्ट्रॉय करके अपना गुस्सा निकालना चाहता है। अब आगे आज का एपिसोड शुरू होता है क्विक सिल्वर से, जो उस ब्लू लाइट की तरफ भागते हुए सोच रहा होता है मैं देख सकता हूँ ये दुनिया अब खत्म हो रही है, जर्मनी में भूकंप आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये ब्रेंडनबर्ग गेट ज़्यादा देर तक खड़ा रह पाएगा। फिलहाल यहाँ पर कोई टूरिस्ट नहीं है तो उसके गिरने से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने पुर्तगाल में लोगों के ऊपर बिजली गिरते हुए देखी, पर मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। मुझे बीच रास्ते में अटलांटिक में नेमोर भी दिखा, लेकिन मैं उसको हेलो भी नहीं बोल पाया। मैं जहाँ कहीं भी गया मुझे बस सब जगह तबाही ही नजर आई, और मैं इस ब्लू लाइट के पीछे भाग रहा हूँ। पता नहीं क्यों ये लाइट बस मुझे ही दिख रही है, और हमें क्विक सिल्वर उस बीकन के पीछे भागते हुए दिखाया जाता है। क्विक सिल्वर के थॉट्स हमें फिर से बताए जाते हैं। क्विक सिल्वर कहता है मुझे इस बीकन को पकड़ना ही होगा, शायद ये बीकन ही वजह है जिससे हीरोज फ्रीज हुए हैं। लेकिन रास्ते में क्विक सिल्वर को कुछ विलेंस भी फ्रीज हुए नजर आते हैं, पर अपनी इतनी स्पीड के बाद भी क्विक सिल्वर उस बीकन को पकड़ नहीं पाता है और वह भागते भागते थक जाता है। वहीं दूसरी तरफ चैलेंजर गुस्से में पृथ्वी के लोगों से बोल रहा होता है पृथ्वी के लोगों, मेरे अपोनेंट ने इस अर्थ को गेम के लिए इसलिए चुना क्योंकि उसे अर्थ के लोगों में कुछ स्पेशल नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, और इसीलिए मैं यहाँ पर तुमको ये बताने आया हूँ कि अब मुझे इस कॉस्मिक गेम के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चैलेंजर फिर से कहता है
यहाँ की हवा में मौजूद कार्बन के एटम्स उससे सेंस हो सकते हैं। मैंने इस गेम को थोड़ा एंजॉय तो ज़रूर किया, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम लोग मेरी विक्ट्री के गीत गाओ और उसकी तारीफ़ करो। मैं तुमको इसके लिए बस 5 मिनट का समय देता हूँ और तुम लोग मुझको ग्रैंड मास्टर प्राइम कह के बुला सकते हो। वहीं अब दूसरी तरफ रोक को सेंस हो जाता है कि चैलेंजर अर्थ पर आ चुका है। डॉक्टर टोनी इस बात को कंफर्म करते हुए बोलती है चैलेंजर न्यूयॉर्क में अवेंजर मैंशन के ठीक सामने है। तब वॉयेजर सब हीरोज़ को बताती है वैसे एल्डर्स में इतनी पावर्स तो नहीं होती है कि वो किसी अर्थ साइज के प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकें, पर चैलेंजर ये कर सकता है। उसके फादर ग्रैंड मास्टर ने अर्थ के पास एक सैटेलाइट को लगाया हुआ है जिससे अर्थ की रोटेशन और यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और अगर चैलेंजर ने उसको डैमेज कर दिया तो ये पृथ्वी टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाएगी। लेकिन तभी हेडक्वार्टर के रूफ को तोड़ते हुए वहाँ से कोई निकल जाता है। फैल्कन कहता है हो ना हो ये जरूर हल्क होगा। इधर चैलेंजर अवेंजर मैंशंस के आगे बने हुए अवेंजर्स की स्टैचू को देखता है जिसमें उसकी नज़र हल्क की स्टैचू पर पड़ती है, और अब चैलेंजर हल्क की स्टैचू को देखते हुए बोलता है मैं इसे तो मेरी बात ना मानने के लिए अच्छा सबक सिखाऊंगा। पर तभी हल्क सीधा आके चैलेंजर के ऊपर गिरता है और अब हमें हल्क वर्सेस चैलेंजर दिखने वाला है। हल्क चैलेंजर पर एक के बाद एक पंचेस मारे जा रहा होता है। हल्क बोलता है तुमने मुझे मौत से क्यों जगाया, तुम्हें मुझको मरा हुआ ही रहने देना चाहिए था, तुमको मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए था। चैलेंजर कहता है तुम्हारे पंचेस ने तो उसे सच में हर्ट किया, और इतना कह के चैलेंजर हल्क को एक पंच मारता है। चैलेंजर का पंच इतना पावरफुल था कि हल्क सीधा स्पेस में चला जाता है और उस सैटेलाइट से टकरा जाता है जिसकी वजह से अर्थ का रोटेशन और टेम्परेचर मेंटेन हो रहा था। तब उस मशीन के पास में वॉयेजर हीरोज़ को लेके आ जाती है जहाँ पर वो लोग देखते हैं मशीन में कुछ खराबी आ गई होती है। डॉक्टर टोनी वॉयेजर से उस मशीन के बारे में पूछती है। वॉयेजर बताती है वैसे तो ये मशीन बांगुर सीमेंट की तरह अटूट है, लेकिन अभी इस पे कोई चीज़ टकराई है और इस वजह से इसमें कुछ खराबी आ गई है। इसके इंडक्शन वेंट को चालू रखने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तभी लाइटनिंग कहता है वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूँगा। डॉक्टर टोनी पूछती हैं क्या इसकी लाइटनिंग काफ़ी होगी, तो थॉर अपने म्यूनिर के साथ कहती है तब वो भी अपने थंडर को यूज़ करेगी। वॉयेजर तब बोलती है हाँ शायद तुम दोनों की एनर्जी से काम बन सकता है, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम बाकी है, हमें उस व्हील को भी चलाते रहना होगा जिससे अर्थ का रोटेशन बना रहे। तो हरकुलिस कहता है इसकी चिंता तो मुझ पे छोड़ दो, मैं इस व्हील को संभाल लूँगा, आखिर मैं एक गॉड जो हूँ। वॉयेजर कहती है तब इस काम के लिए 2 गॉड की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर टोनी कहती हैं इतनी पावर्स के लिए तो हमें हल्क जैसा कोई चाहिए होगा। तब सिटीजन भी कहता है तो आज शाम के लिए मैं तुम्हारा हल्क बन जाता हूँ। डॉक्टर टोनी कहती है रॉबर्टो मैं जानती हूँ कि तुम सुपर स्ट्रांग हो, लेकिन हल्क जितने नहीं हो। जिसपे सिटीजन भी अपने सर से हेडबैंड के बटन को ऑफ करके कहता है अगर मैं इस बटन को ऑफ कर दूं तो मैं हल्क की पावर्स को मैच कर सकता हूं। डॉक्टर टोनी कहती हैं क्या तुम पागल हो, बिना हेडबैंड के तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और ये चीज़ तुमको मार भी सकती है। तब सिटीजन भी कहता है तो फिर वो मरेगा, लेकिन अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट म्यूटेंट के स्टाइल में। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एवेंजर्स हेडक्वार्टर में क्विक सिल्वर आ चुका होता है। क्विक सिल्वर हाफते हुए वांडा से कहता है कि क्या उसे पता है। स्कारलेट कहती है हाँ उसे पता है कि चैलेंजर अर्थ पर आ चुका है और वो अब तबाही फैला रहा है। तब क्विक सिल्वर कहता है नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक ब्लू लाइट के बीकन के बारे में। मैंने उसका पीछा पूरी अर्थ पर किया, लेकिन वो मुझसे बहुत फास्ट है और मैंने उसका पीछा करते हुए ये भी जाना कि ये बीकन बस फ्रीज हुए लोगों के आसपास ही घूम रहा है, और हो ना हो फ्रीज हुए लोगों के पीछे ये बीकन ही है, लेकिन मैं अपनी फुल पावर के साथ भी उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाया। स्कारलेट कहती है हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। क्विक सिल्वर कहता है अगर कोई और रास्ता होता तो वो अब तक यूज़ कर चुका होता, लेकिन अब इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, तुम्हें ये करना ही होगा। स्कारलेट कहती है मुझे नहीं पता है कि अगर तुम अपनी पावर्स के बियॉन्ड जाओगे तो क्या होगा। पिएट्रो कहता है लेकिन उसे जाना ही होगा। यहाँ पर क्विक सिल्वर स्कारलेट की मदद से खुद की पावर्स को और इनहेंस करने की बात कर रहा है। तब सिनेप्स क्विक सिल्वर के पास आते हुए कहती है इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। पिएट्रो कहता है वो जानता है इसमें उसकी जान भी जा सकती है। तब सिनेप्स क्विक सिल्वर को किस करती है और अपनी पावर से पिएट्रो के माइंड को रिलैक्स करके उसके मन में बैठे हुए डर को ख़त्म करने की कोशिश करती है। तब स्कारलेट पिएट्रो को आई लव यू कह के उसको रेडी होने के लिए कहती है। पिएट्रो भी स्कारलेट को आई लव यू सिस्टर कह के वहाँ से भाग जाता है, लेकिन स्कारलेट की आंखों में अपने भाई के लिए आंसू नजर आते हैं क्योंकि वो शायद ये जानती है कि अगर पिएट्रो अपने लिमिट्स को क्रॉस करेगा
तो वो मर भी सकता है। और अब क्विकसिल्वर स्कारलेट की पावर की वजह से बहुत ही स्पीड में उस बीकन की तरफ भागता है और भागते हुए एक पॉइंट पर क्विकसिल्वर उस बीकन को अपने हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन बीकन को पकड़ते हुए क्विकसिल्वर वहां से गायब हो जाता है। स्कारलेट भी अब ये चीज फील कर लेती है कि पिएट्रो अब जा चुका है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हरकुलिस और सिटीजन वी मिलके वर्ड मशीन के व्हील को घुमा रहे होते हैं। लाइटनिंग और थॉर भी अपनी लाइटिंग से मशीन को पावर्स देने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ रोग और बाकी के हीरोज चैलेंजर को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग चैलेंजर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। पर हीरोज फिर भी अपनी तरफ से इस दुनिया को बचाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। वहीं हेडक्वार्टर में वॉयेजर बाकी हीरोज के पास आती है, लेकिन तभी वहां पर फ्रीज हुए हीरोज अब अनफ्रीज होने लगते हैं। क्विकसिल्वर सही था, वो ब्लू लाइट को जैसे ही छूता है सभी हीरोज अब अनफ्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तब वॉयेजर उनको देख के खुश हो जाती है और बोलती है मैं अब अपनी पावर्स के भी बियॉन्ड जाऊंगी, उनके लिए जो अपने आप को अवेंजर्स कहते हैं। फिर तब हम देखते हैं वॉयेजर सभी हीरोज को टेलीपोर्ट करके कहीं ले जा रही है और अब देखना ये है कि अर्थ के माइटीएस्ट हीरो मिलके भी क्या चैलेंजर को हरा पाएंगे। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. आज की ये वीडियो अवेंजर्स नो सरेंडर का फाइनल पार्ट है, जिसके बाद ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, इसके बाद जो स्टोरी आने वाली है वो इससे काफ़ी बेहतर होने वाली है। तो आप उस स्टोरी को एंजॉय करने के लिए हमसे जुड़े रहें। और अगर आप में से किसी ने हमारे कॉस्मिक किंग थॉर पर एपिसोड 6 को नहीं देखा है तो आप उसको हमारे चैनल पर इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन के लिंक के जरिए भी जा सकते हैं। साथ ही में अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो वो इस स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए एपिसोड 1 से इसकी शुरुआत कर सकता है। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड्स में हम देख चुके हैं ग्रैंड मास्टर और चैलेंजर मिलके कॉस्मिक गेम खेलते हैं और अपने गेम के एरेना के लिए वो अर्थ को चुरा लेते हैं। फिर ढेर सारा बवाल होता है और चैलेंजर को ये पता चल जाता है कि इस गेम में ग्रैंड मास्टर चीटिंग कर रहा था, जिसके बाद चैलेंजर ग्रैंड मास्टर को डिसइंटीग्रेट करके अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ जाता है। और आज के एपिसोड में हम यही जानेंगे कि क्या हीरोज अर्थ को बचा पाएंगे या फिर अर्थ के लोगों को किसी और प्लेनेट पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो फिर अब ईयरफोन्स लगा के रेडी हो जाइए सफर पर चलने के लिए। आज की कहानी शुरू होती है डॉक्टर टोनी से। डॉक्टर टोनी ग्रैंड मास्टर की उस मशीन के पास लाइटनिंग को लेके बैठी होती हैं, क्योंकि उस मशीन को चलाने में लाइटनिंग अब बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था। लेकिन थॉर और लाइटनिंग ने उस मशीन को इतना चार्ज कर दिया था कि वो मशीन कुछ देर तक तो चल ही सकती थी। पर अभी मुसीबत कम नहीं हुई थी, क्योंकि मशीन के व्हील को चलाने के लिए हरकुलिस और सिटीजन वी को अभी भी उस व्हील को चलाते रहना था। तब थॉर भी उनकी मदद करने के लिए आ जाती है। लेकिन तभी उसी कॉस्मिक गेम रूम में ग्रैंड मास्टर की बॉडी फिर से रिजरेक्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर एक एल्डर है तो उसके पास बहुत सी पावर्स हैं। रिजरेक्ट होते ही ग्रैंड मास्टर बोलता है, मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि तुम लोग अपनी दुनिया को बचाने की कोशिश करोगे। तब डॉक्टर टोनी लाइटनिंग को ग्रैंड मास्टर से बात करने के लिए बोलती हैं। लाइटनिंग कहता है, ग्रैंड मास्टर तुम हमारे प्लेनेट को ऐसे ही खत्म होता हुआ नहीं छोड़ सकते हो। ग्रैंड मास्टर कहता है, बच्चे, अर्थ हमारे लिए बस एक गेम के अरीना की तरह थी और अब जब गेम खत्म हो चुका है तो उसे अर्थ की कोई ज़रूरत नहीं है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें न्यूयॉर्क में बैटल दिखाई जाती है, जहां पर सभी हीरोज मिलके चैलेंजर पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन चैलेंजर उन्हें किसी तिनके की तरह इधर उधर फेंक रहा है। कोई भी अवेंजर चैलेंजर को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। वहीं पर नाडिया वॉयेजर से चैलेंजर को सन में टेलीपोर्ट करके फेंकने के लिए कहती है, जिसपे वॉयेजर कहती है चैलेंजर कोई नॉर्मल बीइंग नहीं है, वो एक एल्डर है और उस पर वॉयेजर की पावर्स काम नहीं करेंगी। लेकिन फिर भी वो कोशिश करेगी। लेकिन तब तक चैलेंजर वॉयेजर को देख लेता है। तब चैलेंजर वॉयेजर को पकड़ के उसे मारते हुए बोलता है, तुमको तो मैं तुम्हारे बाप के लिए अच्छी सजा दूंगा। पर तभी बीस्ट, फैल्कन और डॉक्टर वुडू के अटैक की वजह से वॉयेजर मरने से बच जाती है। इधर कॉस्मिक गेम रूम में लाइटनिंग अभी भी ग्रैंड मास्टर को मनाने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी लाइटनिंग वहां पर रेड वुल्फ और ह्यूमन टॉर्च को उस क्रिस्टल में फंसा हुआ देखता है।
जिसपे लाइटनिंग ग्रैंड मास्टर से कहता है इन सब का अब क्या होगा। तो ग्रैंड मास्टर कहता है ये लोग उसकी ट्रॉफी के तौर पर उसके पास ही रहेंगे। मैंने उस चैलेंजर से रिमैच के लिए बोला था पर वो नहीं माना। पर तभी लाइटनिंग को वॉयेजर की बात याद आती है जिसमें वॉयेजर ने बताया था कि हर एल्डर अपनी ऑब्सेशन की वजह से जिंदा रहता है और ग्रैंड मास्टर का ऑब्सेशन है गेम्स को खेलना। तो लाइटनिंग ग्रैंड मास्टर को कार्ड्स दिखाते हुए बोलता है ओए बड़हू, इसे पोकर कहते हैं, क्या तुम इसे मेरे साथ खेलना चाहोगे? वैसे भी तुम रिमैच की बात कर रहे थे ना, तो क्यों ना एक ये मैच हो जाए, बोलो क्या बोलते हो। वहीं पर अब मैदान में वंडरमैन चैलेंजर के सामने अहिंसा वाली बातें करने लगता है कि तुम अगर हमारे एक गाल पर मारोगे तो हम दूसरा गाल आगे कर देंगे। तो चैलेंजर कहता है इसलिए मैं किसी गाल पर नहीं मारूंगा और वंडरमैन को अपनी पावर से दूर फेंक देता है। जेनेट और वास्प कहती हैं मैंने तो पहले ही कहा था, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, और वास्प भी चैलेंजर की आंखों पर अटैक करती हैं। वहीं कॉस्मिक गेम रूम में ग्रैंड मास्टर अब लाइटनिंग के साथ पोकर खेलने के लिए रेडी हो जाता है, जिसपे ग्रैंड मास्टर कहता है तुम गेम के लिए दांव पर क्या लगाओगे। तो लाइटनिंग कहता है वो ह्यूमन टॉर्च को बचाने के लिए दांव पर अपनी फ्रीडम को लगाएगा, और सिर्फ अपनी फ्रीडम ही नहीं वो अपनी लाइफ को भी दांव पर लगाएगा। और अगर लाइटनिंग जीतता है तो रेड वुल्फ और ह्यूमन टॉर्च दोनों को ही ग्रैंड मास्टर छोड़ देगा। तो ग्रैंड मास्टर कहता है और अगर इस गेम में मैं जीतता हूँ तो मैं इस पूरी अर्थ को ही अपनी ट्रॉफी के रूप में रख लूँगा। इसका मतलब ये था कि ग्रैंड मास्टर सभी 7 विलियंस को क्रिस्टल के रूप में कैद कर लेगा। तब वो दोनों लोग अपने अपने कार्ड्स को देखने लगते हैं। ग्रैंड मास्टर को लगता है कि उसके पास वो कार्ड्स हैं जिनसे वो जीत सकता है, और इसलिए वो खुशी में लाइटनिंग से कुछ और भी दांव पर लगाने के लिए बोलता है। तो लाइटनिंग कहता है वो दूसरी चीज़ अगर दांव पर लगाना चाहेगा तो वो है उसकी हिस्ट्री। मतलब कि लाइटनिंग ने अपनी अभी तक की लाइफ में जिस किसी को भी बचाया था, जिस किसी के साथ भी उसने अच्छे काम किए थे, वो सब लोग लाइटनिंग को अपनी यादों से भूल जाएंगे और लाइटनिंग को कोई भी याद नहीं रखेगा। और अगर ग्रैंड मास्टर हार जाता है तो उसने यूनिवर्स में अभी तक जितने भी गेम्स खेले हैं और वो जो भी गेम जीता है, यूनिवर्स में उसकी विक्ट्री को भुला दिया जाएगा और ग्रैंड मास्टर बस लोगों की यादों में बस लूजर की तरह याद रहेगा। और क्या इस दांव के लिए ग्रैंड मास्टर रेडी है? ग्रैंड मास्टर को लाइटनिंग का कॉन्फिडेंस देख के शक होता है कि शायद लाइटनिंग के पास ग्रैंड मास्टर से भी अच्छे कार्ड्स हैं, क्योंकि ग्रैंड मास्टर एक लालची एल्डर है जो सदियों से गेम्स को चीटिंग से जीतता हुआ आया है और उसने यूनिवर्स में अपनी इतनी बड़ी रेपुटेशन बनाई है और ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया है। और अगर ग्रैंड मास्टर इस गेम में हारता है तो इस यूनिवर्स में मौजूद सभी लोग ग्रैंड मास्टर को भूल जाएंगे कि ग्रैंड मास्टर जैसी कोई चीज़ भी एग्जिस्ट किया करती थी। पर लाइटनिंग अपने मन में सोचता है अपने वजूद के बारे में, ग्रैंड मास्टर भले ही बहुत डरा हुआ है लेकिन हम अवेंजर्स हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे अच्छे कामों की वजह से हमें याद करें, हमारा गुणगान गाएं, हमें सम्मान दें, क्योंकि हमें बस लोगों को बचाने, इस अर्थ को बेहतर दुनिया बनाए रखने में ही मज़ा आता है। हम लोग चाहते हैं कि लोग हमारे अच्छे कामों को याद रखें और उनसे प्रेरणा ले पाएं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो लोग ये याद रखें कि किस हीरो ने क्या काम किया था। और फिर ग्रैंड मास्टर इतना बड़ा रिस्क अपने लिए नहीं ले सकता था, जिस वजह से वो गेम को बीच में ही क्विट कर देता है और अर्थ को बख्श देता है। वहीं पर लाइटनिंग मन में खुश हो जाता है क्योंकि वो इस गेम में हार सकता था, उसके पास ऐसे कार्ड्स ही नहीं थे जिससे उसकी जीत पक्की होती। पर ग्रैंड मास्टर की बेवकूफ़ी की वजह से अब लाइटनिंग जीत चुका था। तब लाइटनिंग वहाँ से रेड वुल्फ और ह्यूमन टॉर्च को लेके चला जाता है। पर अर्थ भले ही एक एल्डर के हाथों से बच गई हो, लेकिन दूसरा एल्डर अभी भी पृथ्वी पर सब हीरोज़ की धुलाई कर रहा था। वॉयेजर ये सब देख के सोचती है इन हीरोज़ को लगता है कि ये लोग चैलेंजर को हरा सकते हैं, पर ये लोग गलत हैं। चैलेंजर एक एल्डर है, इसलिए उसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। तब बीस्ट वॉयेजर से कहता है कि वो तो लोगों की मेमोरीज के साथ फेरबदल कर सकती है, तो वो इन अवेंजर्स को याद दिलाए कि वो लोग क्या हैं और उनके हौसले क्या कर सकते हैं। जिसके बाद वॉयेजर अपनी पावर से सभी हीरोज़ को याद दिलाने लगती है। वॉयेजर सभी हीरो से बोलती है तुम लोग याद करो कि अवेंजर्स कौन है। अवेंजर्स इंसानियत के लिए हमेशा खड़े रहने वाले लोग हैं। उन लोगों ने अपनी बहादुरी से थैनोस तक को हराया है। वो दुनिया की हर बुराई से लड़ने के लिए हमेशा सबसे आगे खड़े रहते हैं। अवेंजर्स कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, और सबसे बड़ी बात, अवेंजर्स कभी भी सरेंडर नहीं करते हैं। वॉयेजर की इन बातों से हीरोज़ की विल पावर और बढ़ जाती है, और हम देखते हैं वॉयेजर के शब्द जैसे अवेंजर्स के लिए किसी जादू की तरह काम कर गए थे। अवेंजर्स अपनी फुल पावर के साथ एक बार फिर से चैलेंजर पर अटैक करते हुए बोलते हैं अवेंजर्स असेंबल, और तभी चैलेंजर की बॉडी वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है। चैलेंजर अब मर चुका था।
बेशक चैलेंजर एक एल्डर था, पर जब सब हीरोज एक साथ यूनाइट हो जाते हैं तो बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को भी वो आखिरी में सॉल्व कर ही लेते हैं। वॉयेजर एक ऐसी कैरेक्टर है जो आई तो थी अवेंजर्स का फ़ायदा उठा के अपने फादर ग्रैंड मास्टर को जीत दिलवाने के लिए, लेकिन अवेंजर्स के साथ रह के वो भी ज़िंदगी के असली मायने सीख गई थी। अर्थ अब वापस अपनी जगह पर आ चुकी थी। ये सब खत्म होने के बाद वॉयेजर वहाँ से सभी हीरोज़ को सॉरी कह के वहाँ से चली जाती है। मेरा इस स्टोरी को लाने का मोटिव ये था कि आप मार्वल के और भी एडवेंचर को एंजॉय कर सकें, उनकी और भी स्टोरी लाइन को जान सकें। तो मुझे लगता है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। और अब आप रेडी हो जाएं, क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी आपको कल सुबह जो मिलने वाली है वो वाकई में काफ़ी अमेजिंग स्टोरी होने वाली है। तो अपना ख्याल रखें और खुश रहें।